क्या करें, लेट का सिलसिला हमारे साथ ऐसा लगता है ये कंटिन्यू ही रहेगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंग्लिश टेंस, क्योंकि यहां पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रटेंगे नहीं। भैया रटने का है तो भाई रट सकते हो, लेकिन समझने का है तो भाई आराम से देखो, अच्छे से देखो। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को, जल्दी से आओ और क्लास के साथ जुड़ जाओ। और जल्दी से पहले एक काम ये करना है कि इस सेशन को लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर लो। अपने जो फ्रेंड्स जो पढ़ते हैं हमारे साथ, उन सारे लोगों को आप लोग शेयर कर दो कि क्लास शुरू हो गई है। आज 1 घंटा डिले हो गया, लेकिन 10 बजे से क्लास नहीं हुआ, 11 बजे प्रॉपर टाइम से क्लास चलेगा। तो अब हम लोग सिर्फ उसी टाइम पे उठेंगे, हम लोग उसी टाइम पे उठेंगे जब हमारा ये टॉपिक टेंस टॉपिक कंप्लीट होगा, यानी कि आज ये टेंस का हमारा लास्ट क्लास है होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले लाइक ही किए है सर जी, अरे वाह ऋषिका जी, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भाई, मैं भी अपने आप को देख रहा हूं अब कैमरे में, यो क्या बात है। तो कैसे हो आप लोग, कैसे हो जल्दी से बता दो, और उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। मेरा स्पेशल गुड मॉर्निंग है सर, बिल्कुल संदीप जी, आपको भी मेरे तरफ से बिल्कुल स्पेशल वाला एकदम मलाई मार के गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आरती जी आप कैसे हो? चलो भाई, आप कैसे हो जल्दी बताओ आप लोग। स्मृति जी गुड मॉर्निंग। विशाल गुप्ता सर साउंड कम है, साउंड कम है, साउंड चेक, मैं भी साउंड चेक कर लेता हूं, रुकिए थम जाइए, साउंड को मैं भी चेक कर लेता हूं। साउंड थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है ना, दूसरा नेटवर्क देखिए। ले, ये तो घूमने लगा। मेरे में तो घूमने लगा। चलिए भाई, थोड़ा सा चलिए। तो अब मेरे हिसाब से अब सब लोग, हाँ क्यों इतना लेट पढ़ा रहे हैं सर? लेट लेट इसलिए हो गया मेरे भाई, क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ पे ताला बंद था और ताला बंद था तो आप समझ ही सकते हो, हम लोग वेट कर रहे थे ताकि हमारा जल्दी से सेशन शुरू हो सके। मैं भी आ गया था, सब लोग आ गए थे, लेकिन लॉक का चाबी नहीं था हमारे पास, इस वजह से लेट हो गया। बट कोई नहीं सर। सीएम में का ईमेल आईडी कहाँ है, मिलेगा? सीएम, सीएम कौन भाई? ओ, उसको कोचिंग खुलवाने के लिए मैसेज, ओह अच्छा, चीफ मिनिस्टर, ओके कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग शालू जी, आरती जी, नेट रुक जा रहा है, कोई नहीं अब नाइस, थैंक यू विशाल जी। चलिए, अब नेट आपका सही चल रहा होगा, सबका नेट आपका बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। 2 मिनट 3 मिनट हम लोग की बातें हो गई हैं। और हाँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूं आप लोगों को कि आज जो हमारा क्लास है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज पहली चीज कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, दूसरी चीज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तीसरी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये टेंस का आखिरी क्लास है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग भी, साउंड नॉट क्लियर, साउंड नॉट क्लियर, एक बार चेक करिए, साउंड को चेक करिएगा। बिल्कुल साउंड यहाँ पे चेक किया जा रहा है। खुशबू जी गुड मॉर्निंग। तो भाई अब आप हम लोग क्लास शुरू कर लेते हैं, तो जल्दी से आओ और क्लास का एंजॉय करो। और जितना भी, जिस बच्चे ने, पहले ये भी जान जाओ, जिस बच्चे ने अभी तक टेंस टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप सबको मैं बोल दे रहा हूं कि पहले उन टॉपिक्स को जाके क्लियर करो। जो अभी तक नहीं पढ़े हो, पहले जाके उन टॉपिक को जाके क्लियर करो, और उसके बाद ये क्लास आपको बेहद आराम से समझ में आएगी। तो इसलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया है, आप लोग फिर से जाके एक बार पुराना क्लासेस को देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और संदीप मैंने बता दिया आपको लेट क्यों हो गया। ठीक है जी, जी सर, गुड मॉर्निंग विशाल। चलो, तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने सारे टेंस का एप्लीकेशन बता दिया था आप लोग के साथ और डिस्कस कर लिया था। और हाँ, सेशन को पहले लाइक करो सर, जल्दी से आप लोग लाइक करो, क्योंकि मुझे भी एनर्जी आएगी। आई विल गेट पॉजिटिव एनर्जी व्हेन यू विल लाइक द सेशन। ओके, सो लास्ट क्लास, आप लोग के लास्ट क्लास में हम लोग ने सारी चीजों को पढ़ा था, और हम लोग जो छोड़े थे लास्ट में वो सिंस और फॉर को छोड़े थे। और आज उसी पॉइंट से हम लोग को शुरुआत करना है, सिंस और फॉर से, है ना। तो आज हम लोग को सिंस और फॉर से ही शुरू करना है। ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया था कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, आपको क्या चीज पढ़ना है क्या चीज समझना है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। चलो देखो, तो आज उसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं, उसी चीज को हम लोग समझते हैं। देखो भाई,
तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि क्या क्या हमारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। सर एरर कैसे स्पॉट करें, बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज सर गलती से डिसलाइक हो गया अंकित, कोई बात नहीं, तुम एक्सेप्शन हो, तुम मुझसे ऑफलाइन में मिलना तब मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो, कंफ्यूजिंग पेयर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि कंफ्यूजिंग पेयर्स के क्वेश्चंस मतलब कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं टेंस टॉपिक से। तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बीच में कंफ्यूजन होता है तो उसके क्वेश्चन बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का कंफ्यूजन होता है तो उसको हम लोग ने देखा था। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को भी देखा था, और कंटीन्यूअस वर्सेस परफेक्ट कंटीन्यूअस ये भी देख लिया, और बचा सिंस और फॉर, ये हम लोग ने देखा था। और लास्ट क्लास में भी ये पार्ट हम लोग ने देख लिया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट ईयर लिखे, लास्ट के साथ टाइम लग जाए तो उसके साथ हमें सिंस लगाना है, क्योंकि सिंस हमारा बताता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय से अब तक की बात हो रही है उस समय से की बात करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है सिंस की। लेकिन उस समय से इस समय तक, प्रेजेंट टाइम तक का जो अंतराल है, जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, उसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग ने डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कि अगर लास्ट ईयर लिखा हो या लास्ट मंथ लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो तो लास्ट मंथ के साथ आप बोलोगे सिंस लास्ट मंथ, यानी कि लास्ट मंथ से अब तक की बात हो रही है। लेकिन अगर द लास्ट मंथ लिखा हो, द लास्ट मंथ लिखा हो, या फिर लास्ट अ मंथ लिखा हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 30 डेज का अंतराल, 30 दिनों का अंतराल की बात हो रही है, तो इसके साथ आपको फॉर लगाना होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। लास्ट 1 ईयर लिख दे, लास्ट 2 मंथ्स यानी कि पिछले 2 महीने मतलब क्या, आपका ये अंतराल की बात कर रहा है, ड्यूरेशन की बात कर रहा है। सेंचुरी आपका एक आता है क्वेश्चन, टाइम इमेमोरियल के बाद आप हमेशा सिंस ही लगाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को यूज करना है। फिर मैंने आपको बताया कि सिंस आपका प्रेजेंट टेंस में और सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होता है, फ्यूचर में कभी सिंस नहीं लगाते। फ्यूचर में हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, फ्यूचर के टाइम के लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन जो फॉर होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, तीनों के लिए प्रयोग हो जाता है। ये लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, है ना, सबको याद होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, अब हम लोग यूज ऑफ फॉर पढ़ेंगे, फिर यूज ऑफ सिंस पढ़ेंगे, जितना प्रयोग हो सकता है। मैं इस फॉर को ऐसा नहीं है कि खाली यही जो यहां यूज होगा वही पढ़ाऊंगा, मैं इस फॉर को पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, जहां जहां ये फॉर यूज होता है, जहां जहां ये सिंस यूज होता है। पहले देखो, फॉर का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनडेफिनिट टेंस में हम फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और वहां पे फॉर का मीनिंग जो होगा वो के लिए होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि इनडेफिनिट टेंस में हम लोग लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा है आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं डेली, हमेशा। अगर आपने देखा डेली, डेली मतलब क्या, रोज की बात हो रही है, यानी कि टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आप लोग को याद होगा डेली का मतलब क्या है, पहले भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूं और आने वाले टाइम में भी पढ़ूंगा। तो भाई डेली वो कितना देर पढ़ता है, 5 घंटा पढ़ता है। तो अब मैंने लिखा आई स्टडी डेली फॉर 5 आवर्स, तो ये एक तरीके से उसका हैबिट है या फिर रूटीन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर मैंने लिखा ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, वो रोज का रोज सोता है कितने देर, 6 घंटे के लिए सोता है। तो याद रखना, अगर इनडेफिनिट टेंस है तो फॉर का मीनिंग क्या होगा, के लिए होगा। इनडेफिनिट टेंस है तो फॉर का मीनिंग क्या होगा, के लिए होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो धीरे से, आप लोग जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना पूरा अच्छे से वो क्या कहते हैं बना लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पूरा अपना नोट्स बनाइएगा आप लोग। चलो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स बनाना आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पेज का भी ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट गया हूं, आप लोग जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को फिर आपको हर एक चीज क्लियर करा दूं। अगला पेज आ गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग के पास ये नोट्स रहेगा और आप लोग हमेशा पढ़ लोगे। चलिए भाई, ये भी ले लो, यूज ऑफ सेंस है सारा का सारा। ये 4th नंबर है, ये 3rd नंबर नहीं, 3rd के बाद तो 4th आता है, 4th नंबर। चलो भाई, 3rd और 4th के बीच की लड़ाई, और फिर 5th पॉइंट और फिर 6th पॉइंट। देखो, हर एक पॉइंट मैंने आपको बारीकी से समझाया है इसके माध्यम से। फिर ये टॉपिक हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूड, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, मूड ऑफ द स्पीकर। तो चलो अभी हम लोग फिलहाल ये सिंस और फॉर कर लेते हैं। आइए देखो भाई, अब ये सिंस हम लोगों ने पहला यूज क्या देखा कि सिंस हम फॉर का हमारा पहला यूज क्या देखा कि फॉर हमारा जो है वो यूज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, इनडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, जब वो क्या बताएगा, मेरा डेली का एक्शन का रूटीन बताएगा, डेली का रूटीन बताएगा। और आशीष, मनीषा, आस्था सबको गुड मॉर्निंग, अर्चना गुड मॉर्निंग, अभिनव जी नेट स्लो डाउन है,
अच्छा एक बार फिर से चेक कर लो नेट। चलो भाई अगला देखो, अगला फॉर का पॉइंट देखो। फॉर जो होता है परफेक्ट टेंस में यूज होता है फॉर, और फॉर के बाद जो आएगा वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा। फॉर के बाद हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, लेकिन इस बार मीनिंग चेंज है। इस बार मीनिंग क्या है? फॉर का मतलब होता है से। जैसे कि आपने यहां पे क्या बोला, मैं पढ़ता हूं रोज 5 घंटे के लिए। यहां पे हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता हूं डेली 5 घंटे के लिए। मैं डेली 5 घंटे के लिए पढ़ता हूं। आप लोग नॉर्मल सा यूज कर सकते हो, मैं डेली 6 घंटे सोता हूं, मैं डेली 2 घंटे खेलता हूं, मैं डेली 3 घंटे फोन चलाता हूं, ऐसा चीज कहते हो ना, तो यही चीज हो जाएगा आपका इंडेफिनिट टेंस। लेकिन परफेक्ट में जब आएगा फॉर, तो आपका वहां पे मीनिंग हो जाएगा फॉर का से। जैसे कि अब देखो, अब यहां पे सेंटेंस का क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस नॉट पॉसिबल बाय वर्ब। यानी कि यहां पे आप लोग ने पढ़ा होगा कि फॉर के पहले परफेक्ट भी आता है, फॉर के पहले परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल नहीं होगा किसके द्वारा? वर्ब के द्वारा। क्यों वर्ब के द्वारा? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं होता। याद होगा आप लोगों को, मैंने सारा चीज बारीकी से बताया था। बट कंटिन्यूअस सेंस इज पॉसिबल, लेकिन हमें मान के चलना है कि ये कंटिन्यूअस सेंस है। वर्ब भले हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस को मान के चलेंगे। जैसे आई एम नोइंग हिम फॉर 5 years। अब आप लोग कहते हो ना, मैं उसको 5 साल से जान रहा हूं। भाई 5 साल से जान रहा हूं या जानता हूं? जरा खुद से सोचो। आई एम नोइंग, क्या ये सही है? सर ये सही नहीं है, क्योंकि नो मतलब जानना, और जानने में कोई कार्य नहीं होता, इसलिए इसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं है। तो आप कभी भी मत बोलना आई एम नोइंग हिम फॉर 5 years। आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे, अब देखो, अगर आप बोलोगे आई नो, अगर आपने बोला आई नो हिम फॉर 5 years, तो ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों सेंटेंस गलत है? क्योंकि नो का मतलब क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आप अगर उसे 5 साल से जानते हो, तो भाई ये तो प्रेजेंट का टाइम है, ये प्रेजेंट का टाइम है, और 5 साल पहले मान लो यहां पे कहीं होगा। अभी 2022 चल रहा है और 2017 का टाइम यहां पे है, तो भाई इतने साल तो आप उसको जान गए ना, इतने साल तो आप उसको जान गए। 5 years का जो वर्क है, 5 years उसको जानने का कार्य तो हो गया। तो ये डायग्राम किसका बन रहा है? सर ये डायग्राम आपका परफेक्ट का बन जाएगा। क्यों परफेक्ट का बन जाएगा? क्योंकि क्योंकि सर अब जो 5 साल है वो तो मैं ऑलरेडी उसको जान चुका हूं। 5 साल तो ऑलरेडी मैं उसको जान चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं उसको क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं। अभी भी तो मैं उसको जान रहा हूं, इसलिए यहां पे आई एम नोइंग नहीं हो जाएगा, आई हैव नोन। आई हैव नोन हिम, मैं जान चुका हूं उसको 5 साल से। 5 साल से मैं उसको जान रहा हूं, 5 साल से मैं उसको जान रहा हूं। और भाई देखो, अब यहां पे कंटिन्यूअस तो पॉसिबल नहीं है वर्ब के द्वारा, लेकिन कंटिन्यूअस सेंस तो हो रहा है ना, यानी कि 5 साल तो उसको जानते हुए मेरे को हो गया है, लेकिन अभी भी तो मैं उसको जानूंगा और आगे भी तो मैं जानूंगा। तो भाई ये कंटिन्यूअस सेंस एक तरीके से क्या हुआ? इसको हम मान के चलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो कंटिन्यूअस यहां पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वर्ब अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन इसको हमको सेंस के तौर पे मान के चलना होगा, क्योंकि जिस आदमी को आप 5 साल से जानते हो उसको आगे भी तो जानोगे, उसको तो हमेशा जानोगे। 5 साल तो जानते हुए हो गए, लेकिन अभी आगे भी तो उसको जानोगे। तो एक तरीके से कंटिन्यूअस सेंस बन रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस सेंस बन जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नोन कैसे है सर? अरे भाई आई, ये प्रेजेंट हो गया और ये परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वही तो मैंने लिखा परफेक्ट टेंस फॉर और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो याद रखना फॉर के पहले परफेक्ट टेंस आता है, कब आता है? जब कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल ना हो पाए। और वो कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल कैसे नहीं हो पाएगा? वर्ब के द्वारा। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, मैं उसको 5 साल से जानता हूं। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं उसको 5 साल से जानता हूं। अगला देखो, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years। अब देखो फिर से वही हो गया, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये नो ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं है। और कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं है तो आपको करना पड़ेगा आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि मैं 5 साल तो उसको जान चुका हूं, और 6वां साल 6th ईयर वो ऑन गोइंग है। वो क्या है? ऑन गोइंग है। और अगर ऑन गोइंग है यानी 6वां साल हो गया, हो रहा है, चल रहा है, 6वां साल चल रहा है। 5 साल हो चुका मुझे उसे जानते हुए, 6वां साल चल रहा है उसको जानने के लिए। और यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंस लगेगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस सेंस। ये भाई ऑन गोइंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ब अलाउ नहीं कर रहा आईएनजी लगाने के लिए। तो ये कंटिन्यूअस का सेंस हो पाएगा। अभी आगे एग्जांपल देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक।
आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक। अब आओ देखो आगे, दे आर योर फ्रेंड्स फॉर 3 years, वो 3 साल से तुम्हारे दोस्त हैं। भाई 3 साल से तुम्हारे दोस्त हैं तो कहीं ना कहीं आज से 3 साल पहले से लेके अब तक तो वो तुम्हारे दोस्त होंगे, और आगे भी जाके तो वो तुम्हारे दोस्त होंगे ना, आगे भी तो जाके वो तुम्हारे दोस्त होंगे। सर पहले एक्स क्यों सही, एक्स क्यों सही, क्या कह रहे हो भाई विश्वजीत? वाह सर जी आज, अरे हाँ प्रतीक, तो ये बताओ पहले कि क्या कह रहे हो विश्वजीत, मेरे को तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही है, और मोहित तुम्हारी भी बात नहीं समझ में आ रही है, एक्स क्या कह रहे हो? ठीक है देखो, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, अब ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है कि मैं उसको 5 साल से जानता हूं, लेकिन जब मैंने देखा दे आर योर फ्रेंड्स, आर का मतलब क्या, ये V1 हो गया, वो लोग हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, तो भाई वो लोग फ्रेंड्स हैं वो तो ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स, लेकिन मैंने जब अगर मैं खाली इसको यहां तक बोलता ना दे आर योर फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता कि वो लोग हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, लेकिन जब मैंने देखा फॉर 3 years, तो 3 साल से लेके अब तक का टाइम, इतना जो टाइम है 3 साल की जो दोस्ती है वो तो हमारी कंप्लीट हो गई ना, चौथा साल हमारा चल रहा है ना, ऑन गोइंग है, लेकिन जब चौथा साल ऑन गोइंग है, 3 साल हमारा कंप्लीट हो गया, जब कंप्लीट हो गया तो हमें परफेक्ट टेंस चाहिए ना, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है कि एक्शन कंप्लीट हो जाए, तो 3 साल का हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया तो हम बोलेंगे दे हैव, और आर क्या होता है, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन, दे हैव बीन योर फ्रेंड्स फॉर 3 years, they have been your friends for 3 years, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वो लोग हैं तुम्हारे दोस्त 3 साल से, वो लोग हैं तुम्हारे दोस्त, ये हो जाएगा सर सेंटेंस का, ठीक है। ओहो, आई एम नहीं होगा, आई एम नहीं होगा, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, मैं 5 साल से उसको जानता हूं। भाई मैंने आपको बताया था परफेक्ट टेंस कब आता है, जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाए। अब एक बात बताओ, ये 5 साल उसको जानते हुए मुझे 5 साल, तो इतना तो ड्यूरेशन हमारा कंप्लीट हो गया ना, और अगर कंप्लीट हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, बस यही बात याद रखिए ना आप लोग, जो अगर एक्शन हमारा ड्यूरेशन हमारा कंप्लीट हो जाए तो हैव नोन कैसे होगा फर्स्ट में, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि 5 साल का जो ड्यूरेशन है उसको जानते हुए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, 6वां साल हमारा चल रहा है, लेकिन वर्ब अलाउ नहीं कर रहा है 6वें साल को कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो हम वर्ब अलाउ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर के बाद जो टाइम लिखा ना, इतना ड्यूरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के लिए हम लोग क्या टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, इसीलिए हर जगह परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो, दे आर बीइंग योर फ्रेंड्स, अब आर क्या हुआ प्रेजेंट और बीइंग क्या हुआ कंटिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मुझे 3 साल तो हो गया उनको अपने दोस्त बनाए हुए, जब 3 साल हो गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा साल हमारा चल रहा है हमारी और उसकी दोस्ती में, मेरी और आपकी दोस्ती में चौथा साल चल रहा है। अब बताओ चौथा साल जब चल रहा है, 3 साल हो चुका, होने के लिए क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस, चलने के लिए जो चौथा साल चल रहा है उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहां पे बी का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, भाई मेन वर्ब क्या है, बीइंग है ना, तो इसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस टेंस अगर पॉसिबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस टेंस तो पॉसिबल है ना, कंटिन्यूअस हम मान के तो चल सकते हैं ना, लिख तो नहीं सकते लेकिन मान तो चल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दे हैव बीन योर फ्रेंड्स, तो भाई इसका मतलब हो गया कि हमारे उसकी दोस्ती को 3 साल कंप्लीट हो गया, और अगर कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा साल ऑन गोइंग है, लेकिन वर्ब अलाउ नहीं कर रहा, अगर वर्ब अलाउ करता तो हम उसका आईएनजी लिख देते चौथे साल का, ठीक है, लेकिन वर्ब अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग खाली कंटिन्यूअस टेंस रख रहे हैं। दे हैव बीन बीइंग, दे हैव बीन, देखो भाई दो बी के फॉर्म्स कभी भी नहीं आते, तो पहले तो इसको काट दो, तो भाई अब ये क्या कह रहा है, दे हैव बीन, यहां पे भी हैव बीन ही हो जाएगा, क्योंकि खाली परफेक्ट आ पाएगा, कंटिन्यूअस इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस हमारा टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब योर फ्रेंड्स फॉर 3 years, 3 साल से वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तो भाई अगर 3 साल से तुम्हारे वो लोग दोस्त हैं, मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल तो बता तो चुका हूं मेरे भाई, आई एम नोइंग हिम फॉर 5 years का मतलब ये है मैं उसको 5 साल से जानता हूं, यहां पे मीनिंग क्या होगा, से। अब एक बात बताओ, 2017 से 2022 तक जो 5 साल है वो तो कंप्लीट हो गया, और अगर वो ड्यूरेशन हमारा कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो परफेक्ट हम लोग को इसीलिए यहां पे परफेक्ट आता है। ये फॉर के बाद जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है ना, ये हमारा वो टाइम बता रहा है जो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस आता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब आप लोग मत पूछो ये सर फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि मैं इसको कई बार बता चुका हूं, जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, मैंने आपसे बोला कि मैं अपना जो कार्य था सुबह से लेकर अब तक कंप्लीट कर चुका हूं,
तो भाई सुबह से लेकर अब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? आई हैव डन माई वर्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से लेके अब तक मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुका हूं। तो भैया आपको परफेक्ट टेंस यूज करना होगा जब एक्शन कंप्लीट हो जाए। तो ये 5 साल का जो अंतराल है ये तो कंप्लीट हो गया ना, और अगर ये कंप्लीट हो गया तभी तो हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए आई हैव नोन होगा। अब इसमें आईएनजी देखो, 6वां साल चल रहा है, लेकिन 6वां साल अगर चल रहा है लेकिन आपका नो का नोइंग नहीं हो सकता, ये मैंने पहले सिखाया था आप लोग को, ठीक? तो इसलिए यहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। दे हैव बीन योर फ्रेंड्स फॉर 3 years, वो लोग हैं तुम्हारे दोस्त 3 साल से। भाई 3 साल से हैं तो बिल्कुल सही बात है, और चौथा साल आपका चल रहा है, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। समझ में आई ना मेरी बात? अब जल्दी से बताओ। सेकंड एग्जांपल में परफेक्ट कंटीन्यूअस। भाई नो का कंटीन्यूअस पॉसिबल नहीं होता है, आपको फिर से वही बात बतानी पड़ रही है आदित्य भाई। नो का कंटीन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं, ये मैंने पिछले क्लास में आप सबको सिखाया था कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंटीन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो एक अवस्था को बताता है, वो एक आपका अवस्था या फिर किसी अधिकार को बताता है, और जब अवस्था और अधिकार की बात होती है तो उसका कंटीन्यूअस टेंस नहीं होता। एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं आई am having a car, I am having a car, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है और पोजीशन में आईएनजी नहीं लगता। आप सिंपल सी बात बोलोगे आई हैव अ कार, यही चीज होगा ना। तो याद रखो ये कंटिन्यूअस नहीं अलाउ हो रहा है। क्यों नहीं अलाउ हो रहा है? क्योंकि वर्ब अलाउ नहीं कर रहा है, और अगर वर्ब अलाउ नहीं कर रहा है, ये सारे वर्ब वही मैंने लिखा है जिसका आईएनजी पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें अब देखो अगला पॉइंट देखना, कंटिन्यूअस टेंस कहां आता है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो भाई अगला पॉइंट पढ़ो एक बार। अगला पॉइंट देखो कि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रख सकते हैं और परफेक्ट टेंस भी रख सकते हैं फॉर और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और फॉर और ड्यूरेशन, फॉर का मतलब क्या हो जाएगा? से। तो भाई ये कब होगा? जब कंटिन्यूअस टेंस इज पॉसिबल बाय वर्ब, ये तभी होगा जब वर्ब अलाउ करे। अभी तक वर्ब नहीं अलाउ कर रहा था, ठीक है? सब कंफ्यूजन हो रहा है। ओहो, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग ने मेरे भाई रटा हुआ है, आप लोग ने यही एग्जांपल रटा हुआ है, बस आप लोग ने यही फॉर्मूला रटा हुआ है कि सिंस के पहले, फॉर के पहले परफेक्ट आता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, और उसके बाद फॉर के बाद टाइम आ जाता है। यही रटे हो। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं कि देखो पिछले वाले वाक्य में इन सब वर्ब्स का, इन सारे वर्ब्स का कंटिन्यूअस पॉसिबल ही नहीं है। क्या नोइंग बोलोगे? मैं उसको जान रहा हूं या जानता हूं? जरा एक बात खुद से बताओ। हिंदी आती है ना, हिंदी तो बताओ, क्या मैं उसको जानता हूं या मैं उसको जान रहा हूं? मैं उसको जान रहा हूं बोलते हो या मैं उसको जानता हूं बोल रहे हो? जल्दी ये बताओ। अगर आप जब भी किसी को बोलोगे तो आप ये नहीं बोलोगे मैं उसको जान रहा हूं, मैं उसको जानता हूं, 3 साल से जानता हूं। तो उसको जानते हुए कम से कम 3 साल हो गया, और हो गया तो सिर्फ परफेक्ट आएगा, कंटिन्यूअस सेंस यहां पे आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि नो का आईएनजी पॉसिबल नहीं है। क्या बी का आईएनजी पॉसिबल है? बी का आईएनजी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब वो वर्ब्स होंगे जिनका आईएनजी पॉसिबल है, और अगर आईएनजी पॉसिबल है तो उसका कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। भाई अभी तक हम वो वर्ब्स को देख रहे थे जिसका आईएनजी पॉसिबल नहीं है। स्टडीज होगा। स्टडीज कहां है? अरे स्टडीज तो कहीं लिखा भी नहीं है यार, स्टडीज की तो कोई बात ही नहीं है। अरे यहां, अरे भाई आई के साथ स्टडी होता है, स्टडीज नहीं होगा। ही के साथ स्टडीज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्टडीज होगा। आई के साथ हमेशा आपका प्लूरल आता है और वॉज आता है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस इज पॉसिबल बाय वर्ब, कंटिन्यूअस पॉसिबल है वर्ब के द्वारा। वर्ब अलाउ करेगा तो कंटिन्यूअस बनेगा, वर्ब अलाउ नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, परफेक्ट पे ही रह जाएगा। बात को समझो ना, वर्ब ही नहीं अलाउ कर रहा है तो क्या उसका कंटिन्यूअस पॉसिबल हो जाएगा? खुद से बताओ। आई एम हैविंग अ कार सही है या आई हैव अ कार? जाहिर सी बात है सर आई हैव अ कार, क्योंकि उसका वर्ब ही अलाउ नहीं कर रहा है आईएनजी के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं यहां रह चुका हूं 5 साल से, ठीक है? इस सेंटेंस का क्या मतलब है सर? इस सेंटेंस का मतलब है 5 years कंप्लीटेड, 5 years कंप्लीटेड, ठीक है? बस ये सेंस का मतलब है। लेकिन अगला सेंटेंस पढ़ो, आई हैव बीन लिविंग, मैं 5, आई हैव बीन और उसके बाद लिविंग, ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, भाई मैं यहाँ पे 5 साल से रह रहा हूं। तो यहाँ पे लिव का आईएनजी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लिव एक ऐसा वर्ब है जो एक जिसमें एक्शन होता है। अगर आप किसी को जान रहे हो तो जानने में कोई एक्शन नहीं, ये आपका स्टेट बता रहा है, तो उसका आईएनजी नहीं बन पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे रह रहे हो, आप खा रहे हो, मैं पिछले 2 घंटे से खा रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग
फॉर 2 आवर्स। तो भाई यहाँ पे खाने में एक्शन है, रहने में एक्शन है, तो इसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल है। लेकिन जिसमें एक्शन नहीं है तो उसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग को समझ में, आप लोगों को नहीं आ रहा है। दिस वर्ब का जो वर्ब स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, उसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं है, तो उसको सिर्फ परफेक्ट में रखोगे, उसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख पाओगे। जो को हर्षिका ने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं क्यों, जाने दो, छोड़ो। अब फर्स्ट एग्जांपल, सर फर्स्ट एग्जांपल में स्टडीज होगा ना, स्टडीज कैसे हो जाएगा यार, ही होता तो स्टडीज लिखता ना, आई के साथ स्टडी रहेगा। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल है क्योंकि इसमें एक एक्शन है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, सर 5 ईयर कंप्लीट हो गया है और 6th ईयर ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग यानी कि चल रहा है। मैं आपका यहाँ पे 5 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं और 6वां साल चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 5 ईयर्स। तो भाई यहाँ पे स्टडी करना, पढ़ाने में एक्शन है, और अगर एक्शन है तो उसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल है। लेकिन जहां एक्शन ही नहीं है, जहां अवस्था बताया जा रहा है, तो उसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको परफेक्ट टेंस रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? आई हैव स्टडीड फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है भाई, तो 5 ईयर्स का वर्क कंप्लीट हो गया। 5 ईयर्स कह रहा हूं, 5 आवर्स का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, लेकिन अब मैं अगला सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 ईयर्स। तो भाई इसका क्या मतलब है कि 5 आवर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 6 आवर ऑन गोइंग है, यानी 6वां घंटा चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। 5 घंटे हो गए हैं लेकिन 6वां घंटा चल रहा है। और ऊपर वाले सेंटेंस का क्या मतलब है कि भाई मेरे को 5 घंटे हो गए पढ़ते हुए या फिर पढ़ाते हुए। आई हैव स्टडीड फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये कहने का मतलब है। और यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं और 6वां घंटा मेरा शुरू हो गया है। तो भाई दोनों का मतलब समझो, यहाँ पे सिर्फ 5 ईयर्स की बात कर रहा है, 5 आवर्स की बात कर रहा है, 5 घंटों की बात कर रहा है। यहाँ 5 प्लस 6 आर की बात कर रहा है ये सेंटेंस। अब आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बात है ऋषिका जी, बिल्कुल सही। ऑन गोइंग के लिए आईएनजी हो जाएगा, बिल्कुल ऑन गोइंग रहेगा तो आईएनजी रहेगा। और देखो भाई, ऑन गोइंग यहाँ पे वर्ब अलाउ करता है, ऑन गोइंग हो या ना हो। कंटिन्यूअस टेंस वर्ब अलाउ करता है, कोई और अलाउ नहीं करता है। इस बात को समझो। अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हो, ये दिक्कत आपको क्यों आ रही है, क्योंकि आपने पुराना वीडियो रिवाइज नहीं किया है। आपने वर्ब वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, इसीलिए आप लोगों को ये दिक्कत आ रही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट हमने देख लिया कि सर परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी आ सकता है और परफेक्ट टेंस भी आ सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है, किसके साथ, फॉर के साथ। पीछे हम लोग ने क्या देखा कि फॉर के साथ परफेक्ट टेंस ही आएगा। कब आएगा, जब वर्ब अलाउ नहीं करेगा आईएनजी, तो सिर्फ क्या आएगा, परफेक्ट ही तो आएगा। फिर हमने अगला पॉइंट क्या देखा कि सर परफेक्ट भी आ सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, लेकिन कब, जब ये वर्ब अलाउ करेगा तब। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट, सर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है और परफेक्ट टेंस के साथ फॉर प्लस टाइम का क्या मतलब है, दोनों के बीच का अंतर देखो। भाई यहां पे दोनों के बीच का अंतर देखो, एक्शन इज नॉट कंटिन्यूड, एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूड। भाई अगर खाली परफेक्ट टेंस लिखा हो तो उसका मतलब है कि एक्शन अब कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट टेंस के बाद फॉर प्लस टाइम आ जाए तो एक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, एक्शन अभी भी कंटिन्यू होगा। जैसे मैंने लिखा है, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। तो भाई हैव क्या दर्शाता है, प्रेजेंट। वर्क क्या दर्शाता है, परफेक्ट, क्योंकि ये V3 होता है। तो मैं काम कर चुका हूं इस कंपनी में। तो भाई इसका क्या मतलब है, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी का मतलब है नॉट वर्किंग एनीमोर, अब मैं काम नहीं कर रहा, यानी कि एक्शन इज खत्म, एक्शन हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं लिखूं आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 इयर्स, तो भाई अगर यहां पे फॉर के बाद टाइम आ गया, ऊपर तक देखो यहां तक पूरा एज इट इज है, यहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो भाई ऊपर और नीचे को कंपेयर करो, यहां पे सिर्फ फॉर प्लस टाइम आ गया, और इस फॉर प्लस टाइम का मतलब है स्टिल वर्किंग, यानी कि वो अभी भी काम कर रहा है उस कंपनी में। तो ये पॉइंट को समझो कि अगर खाली परफेक्ट टेंस दिखाई दे तो उसका मतलब है एक्शन इज नॉट कंटिन्यूड, यानी कि एक्शन हमारा कंप्लीटेड हो गया, एक्शन हमारा कंप्लीटेड हो गया। लेकिन अगर परफेक्ट टेंस के साथ फॉर प्लस टाइम आ जाए तो एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूड, यानी कि अभी अगला टाइम हमारा चल रहा है, यानी कि अब हमारा अगला पॉइंट होगा।
दूसरे एग्जांपल में यहां सारा का सारा एग्जांपल मैंने फॉर का रखा है, सिंस को अभी मैंने नहीं समझाया, सिंस को अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये देखो 5 साल 5 घंटा, ये तो अंतराल है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है, सिंस नहीं लगता, कहीं भी आप चेक कर लो। देखो अब देखो अगला, अगर परफेक्ट टेंस आ जाए और कंटिन्यूअस टेंस भी आ जाए। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इस एग्जांपल का मतलब क्या है, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 इयर्स का मतलब है कि ये तो परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट टेंस दर्शा दिया, और कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पे कंटिन्यूअस टेंस है, यहां पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं दिया, यानी कि 2 साल हमारा कंप्लीट हो गया और थर्ड ईयर ऑन गोइंग, थर्ड ईयर गोइंग ऑन, जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ था कि अगर यहां पे क्या मतलब होगा, परफेक्ट टेंस का मतलब ये होगा कि भाई हमारा परफेक्ट के साथ टाइम आ जाए तो हमारा क्या होगा कि 2 साल तो कंप्लीट हो गया, तो 2 साल जो कंप्लीट हो गया उसके लिए क्या यूज कर लिए, हम परफेक्ट यूज कर लिए। लेकिन जो थर्ड ईयर ऑन गोइंग है उसके लिए हम लोग का ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। देखो भाई जिसको कंफ्यूजन हो रहा है ना उसको मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, उसके लिए मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट आपके लिए है। चलो देखो कहां आपका परफेक्ट आएगा, कहां कंटिन्यूअस आएगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो देखो इस सेंटेंस में यहां पे देखो, यहां पे खाली कंटिन्यूअस सेंस है, कंटिन्यूअस सेंस है, कंटिन्यूअस टेंस गिवन नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस अगर गिवन हो रहा तो आप बोल देते आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, ये कंटिन्यूअस टेंस अब गिवन हो जाएगा। लेकिन जब यहां पे नहीं दिया ना तो इसको कंटिन्यूअस सेंस मान के चलेंगे, क्या पता वो कर रहा हो, थर्ड ईयर क्या पता उसका चल रहा हो, लेकिन अगर वर्किंग दे देता ना तो पक्का है थर्ड ईयर चल रहा है। ठीक है, बात को समझना। अगर इस सेंटेंस को पढ़ो, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 इयर्स, इसका मतलब क्या था, मैंने आपको बताया कि वो अभी भी शायद काम कर रहा है, शायद, लेकिन इसमें डाउट है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता आई हैव बीन वर्किंग तो भाई ये कंफर्मेशन है कि वो अभी भी उस कंपनी में काम कर रहा है। इस वाले वाक्य में डाउट है, इस वाले वाक्य में डाउट है। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 साल तो काम करते करते हो चुका उसको, लेकिन तीसरा साल शायद उसका चल रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं आई हैव बीन वर्किंग, इसका मतलब कि 2 साल तो हो चुका, तीसरा साल कर रहा है। बात को समझना, अगर खाली परफेक्ट दिखे तो इसका मतलब कि 2 साल हो चुका, तीसरा साल शायद चल रहा है। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिख जाए तो उसका मतलब है कि 2 साल तो हो गया, लेकिन तीसरा साल अभी भी वो क्या कर रहा है, चल रहा है उसका। ये दोनों के बीच का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई, अब देखो कुछ एग्जांपल्स को देखो, आई एम या आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, तो जरा अब आप खुद से सोचो, क्या ये, अच्छा आपका यहां पे सेंटेंस यहां पे इसमें है, या आई एम बोलूं आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, या आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अगर ये सेंटेंस देखो ना तो भाई अगर हैव बीन हम कब लगाते हैं, हैव बीन तब लगाते हैं जब हमारे पास फॉर या फिर सिंस के साथ अगर टाइम दिया हो, फॉर और सिंस के साथ अगर टाइम दिया हो तो हम बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर या सिंस प्लस टाइम। लेकिन यहाँ पे सेंस के साथ टाइम नहीं दिया है, ये एक तरीके से इनकम्प्लीट सेंस दिया है, और अगर इनकम्प्लीट सेंस दिया है तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया, मैं काम कर रहा हूं इस कंपनी में। अगर मैं लिख देता फॉर 2 आवर्स, तो भाई अब फॉर 2 इयर्स बोल देता तो आप बोलते आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 इयर्स, मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? एम होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे एम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया, यानी कि इनकम्प्लीट सेंस है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, आई एम या आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 इयर्स, अब 2 साल दे दिया। अब 2 साल दे दिया का मतलब क्या है भाई, परफेक्ट है, परफेक्ट है। एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दूसरी चीज क्या है, 2 इयर्स कंप्लीटेड, यानी कि 2 साल। देखो हैव और बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट ये परफेक्ट, 2 साल उसको काम करते हुए कंप्लीट हो गया, और तीसरा साल वर्किंग अभी भी देखो कंटिन्यूअस है, तो तीसरा साल रिटन भी है और गोइंग ऑन भी है, यानी कि लिखा भी गया है और चल भी रहा है। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट मतलब। और यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ आप बोलोगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन लिख दिया। लेकिन लास्ट सेंटेंस देखो, आई वर्क देयर फॉर 2 आवर्स, अब देखो भाई फॉर के बाद 2 आवर्स या 2 इयर्स लिखा है, मैं काम कर चुका हूं उस कंपनी में वहां पे 2 साल के लिए। तो भाई यहाँ पे फॉर के बाद 2 इयर्स लिखा है, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया,
के लिए। और अभी मैंने आपको बताया भाई जब फॉर का मतलब हो के लिए तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इनडेफिनिट टेंस। पीछे देखो हमने लिखा था ना भाई, इनडेफिनिट टेंस मतलब फॉर, और फॉर के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उसका मतलब होता है के लिए। तो अगर आप कहीं पे काम कर चुके हो तो आप बोलोगे ना आई वर्क देयर फॉर 2 इयर्स, मैं काम कर चुका हूं वहां पे फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए मैं वहां पे काम कर चुका हूं। और के लिए जब भी मीनिंग आएगा ना तो उसका मतलब होगा इनडेफिनिट, उसका मतलब होगा इनडेफिनिट। तो भाई अब वो काम कर चुका है, अब नहीं कर रहा है, तो भाई हमने क्या यूज कर लिया, V2 यूज कर लिया। क्या मेरी अब बात समझ में आई? क्या यहां पे ये बात समझ में आया, लास्ट एग्जांपल समझ में आया? अच्छा अगर नहीं आया है ना तो अब सिंस को ध्यान से समझिएगा, सिंस को समझ लेना प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अरे स्टडिंग ज्योति, स्टडिंग तो होता है हमारा पढ़ाने पढ़ने की थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, कोई बात नहीं। अब सिंस को समझो तो सिंस को अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई सिंस का मतलब क्या होता है, पहले आज तक जो आप लोग बोलते थे सिंस का मतलब से होता है, से नहीं होता, मैं फिर से बता देता हूँ। सिंस का मतलब होता है तब से, यानी कि कोई एक पास्ट के टाइम से, तब से, कोई एक पास्ट के पॉइंट से लेके अब तक यानी प्रेजेंट के पॉइंट तक, अब तक यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट तक की बात अगर करेगा ना, कोई भी अगर एक पास्ट के पॉइंट से लेके प्रेजेंट अभी तक की बात करेगा तो वो कौन बात करता है, सिंस बात करता है। सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, तब से का मतलब पास्ट टाइम से, अब तक मतलब प्रेजेंट तक, तो टिल नाउ। ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया यहां पे देखो सिंस। भाई अब सिंस आता कहां है, सिंस के बाद हमेशा क्या आएगा, कोई ना कोई पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। सिंस के बाद क्या आएगा, कोई ना कोई पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। लेकिन सिंस के पहले क्या आ सकता है सर, सिंस के पहले दो चीजें पॉसिबल है। पहला क्या पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा क्या पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पॉसिबल है, जो हर किताब में लिखा होता है। ठीक, लेकिन फिर मैंने लिखा है कंटिन्यूअस ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल बाय वर्ब। यही वो पॉइंट था जो पीछे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था। कंटिन्यूअस तभी ना पॉसिबल होगा जब वो वर्ब अलाउ करेगा। अगर वर्ब हमारा अवस्था बता रहा है, स्टेट बता रहा है, तो भाई आप उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना पाओगे। एक बात बताओ, मैंने बोला आई एम बिलीविंग यू, या फिर होगा आई बिलीव यू, तो आप बोलोगे सर आई बिलीव यू, क्योंकि भाई विश्वास करने में कोई एक्शन नहीं है, विश्वास करने में सिर्फ अवस्था बताता है। और याद रखिएगा, तो यहां पे इसका कंटिन्यूअस नहीं बनेगा अगर स्ट्रेट बता रहा है। जैसे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, 1947 से, ये पास्ट का टाइम है ना भाई, तो 1947 से, तब से अब तक, यानी कि 1947 से अब तक हम लोगों ने काफी ज्यादा क्या कर लिया है, डेवलप हो गया है। हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं 1947 से अब तक। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया परफेक्ट। तो भाई ये एक्शन वो है जो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, वी हैव बीन डेवलपिंग, वी हैव बीन डेवलपिंग, हैव मतलब प्रेजेंट, बीन मतलब परफेक्ट, परफेक्ट, और डेवलपिंग मतलब अभी भी हम लोग का ये प्रोसेस ऑन गोइंग है, डेवलपमेंट का प्रोसेस ऑन गोइंग है, अभी भी तो हम लोग डेवलप नहीं हुए पूरी तरीके से, अभी भी तो ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट सिंस 1947, यानी 1947 से अब तक हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसका ये मतलब हो गया। ठीक, अब देखो यहां पे डेवलप होने में एक एक्शन है, और अगर एक्शन है तो इसका आईएनजी पॉसिबल है, तभी तो ये सेंटेंस भी सही हो गया। अगर इसमें एक्शन नहीं होता तो इसका आईएनजी नहीं होता, फिर आप इसका क्या यूज करते, परफेक्ट टेंस यूज करते, परफेक्ट टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है ना सर? फॉर अ वॉक होगा या फॉर वॉक होगा? अरे अगर फॉर, देखो फॉर अ वॉक होगा अंकित, हालांकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। फॉर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है मेरे भाई, फिर से सुन लो, प्रीपोजिशन होता है फॉर। और फॉर के बाद अगर आप वॉक लिख रहे हो, वॉक क्या होता है, वॉक सर वर्ब होता है भाई। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जब भी आता है अपना ऑब्जेक्ट लेकर आता है, ऑब्जेक्ट बनता है नाउन का और प्रोनाउन का। तो भाई यहाँ पे वॉक को मुझे नाउन बनाना है, और नाउन बनाना है तो इसके पहले मुझे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस हो गया फॉर अ वॉक। तो ठीक है, तो जो पॉइंट है आप उसका पूछिए अंकित, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रखिएगा फॉर अ वॉक, आई नीड फॉर अ वॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो फिर मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा सर, अब हमारा जो कंफ्यूजन आएगा यहीं पे हमको समझना है कि सर हमारा, ओहो क्या लिखा हुआ है, चलो देखो मैंने लिखा है कि सिंस और फॉर, सिंस के पहले पास्ट, सिंस के पहले क्या आता है, देखो भाई सिंस के पहले पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आता है। लेकिन परफेक्ट समझना है, परफेक्ट तब आएगा जब हमारे पास एक परफेक्ट रिजल्ट दिया हो, परफेक्ट तब आएगा जब हमारे पास एक परफेक्ट रिजल्ट दिया हो। अगर परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया तो भाई कभी भी आपका परफेक्ट टेंस नहीं यूज होगा, समझना इस बात को।
मैंने लिखा और सिंस के बाद क्या आएगा, सिंस के बाद पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि आई हैव रेड 10 बुक्स सिंस 2015। भाई 2015 से अब तक मैं 10 किताबें पढ़ चुका हूं या पढ़ रहा हूं, खुद से सोचना। 2015 से अब तक मैं 10 किताबें पढ़ चुका हूं या पढ़ रहा हूं, तो आप बोलोगे सर 10 किताबें क्या है, 10 किताबें एक परफेक्ट रिजल्ट है जो कि हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। तो भाई अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो आप बोलोगे आई हैव रेड, आई हैव बीन रीडिंग नहीं। भाई 2015 से अब तक क्या तुम 10 किताबें पढ़ रहे होगे? अरे एटलीस्ट 2 या 4 कंप्लीट तो हो गया होगा, हैव बीन रीडिंग नहीं होगा। फिर से बोल दे रहा हूं, रुक जाओ बता रहा हूं। शाल कैसा है तो, अरे आप लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हो, क्या बात है। देखो आई हैव रेड और आई हैव बीन रीडिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और उसके बाद लिखा है मैंने 10 बुक्स। तो आप खुद से सोचो 2015 से लेके अब तक आप 10 किताब क्या पढ़ चुके होगे या पढ़ रहे होगे? यार 10 किताब तुम 2015 से अब तक जो है वो 10 किताबें पढ़ रहे नहीं होंगे, क्योंकि एटलीस्ट उस 10 में से 2, 4, 5, 6 ऐसे होंगे किताब जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे? आई हैव रेड यूज करोगे। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा सर कि अभी हम बाकी का कर रहे होंगे, तो बाकी का अगर कर रहे होगे ना तो आपको ये हटाना पड़ेगा। आप सिंपल सा बोलो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2015, 2015 से अब तक मैं पढ़ रहा हूं। अब ये मत बताओ कि कितना पढ़ रहा हूं कितना नहीं पढ़ रहा हूं। अगर आप बता दोगे कि मैं कितना पढ़ रहा हूं या कितना पढ़ चुका हूं तो वो परफेक्ट रिजल्ट हुआ, और परफेक्ट रिजल्ट हुआ तो परफेक्ट टेंस आएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? भाई आपस में बातचीत मत करो, बताओ आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये परफेक्ट रिजल्ट है 10 किताब। आगे देखो आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं सिंस 2015। भाई 2015 से अब तक मैं पढ़ चुका हूं या पढ़ रहा हूं? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया, और परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया तो परफेक्ट टेंस नहीं यूज होगा। आप यहाँ पे बोलोगे आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं सिंस 2015, सिंस 2015। तो भाई अब सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो अगर मैं पढ़ चुका हूं तो ये तो बताओ कितना पढ़ चुका हूं या क्या पढ़ चुका हूं। अगर आप ये बता रहे हो मैं पढ़ चुका हूं तो कितना पढ़ चुका हूं, क्या पढ़ चुका हूं, तो भाई इसके बाद एक परफेक्ट रिजल्ट आना चाहिए था, और परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए हमने यूज क्या कर लिया? कंटिन्यूअस टेंस। क्यों यूज कर लिया? क्योंकि भाई क्या पता देखो परफेक्ट रिजल्ट तो आया नहीं, तो हम लोग ने बोल दिया कि मैं पढ़ रहा हूं, अभी भी ये कार्य हो रहा है, अभी भी ये कार्य चल रहा है, तो यानी कि हैव बीन रीडिंग। यहां पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला देखो he has written since 2018। अब इस चीज को समझना, वह लिख चुका है 2018 से अब तक। भाई 2018 से अब तक वह लिख चुका है, लेकिन क्या लिख चुका है? एक परफेक्ट रिजल्ट तो दो। मान लो वो 2 किताबें लिख चुका है। अगले सेंटेंस देखो 20 सॉन्ग मैंने लिखा। तो भाई अगर वो लिख चुका है तो क्या लिख चुका है? तो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा, और अगर परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप परफेक्ट टेंस भी नहीं यूज करोगे। आप ये कह सकते हो he has been writing since 2018। 2018 से अब तक वह लिख रहा है। क्या पता कुछ भी लिख रहा हो, मुझे नहीं पता क्या लिख रहा है, लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूंगा he has written। he has written नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई क्या लिख चुका है तो वो तो बताओ। जैसे अगले सेंटेंस में मैंने लिखा he has written 20 songs। 2018 से अब तक उसने 20 सॉन्ग्स लिख चुका है, और अगर लिख चुका है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है होगा? गलत होगा। क्या मेरी अब ये बात समझ में आ रही है? अगर परफेक्ट टेंस कब आएगा? जब एक परफेक्ट रिजल्ट आएगा। परफेक्ट रिजल्ट नहीं तो परफेक्ट टेंस नहीं, ये भी बात याद रखना। ठीक, चलो अगला सेंटेंस देखो, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट रिजल्ट, फिर सिंस, लेकिन सिंस के बाद अब की बार मैंने क्या लिखा? पास्ट का एक्शन। भाई देखो पास्ट का पॉइंट हो, पास्ट का पॉइंट कहां होगा? यहां पे कहीं। अब यहां पे क्या दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? V2 यूज करते हैं, और V2 यूज करते हैं इसलिए यहां पे पास्ट का एक्शन को दर्शाना हो तो वो भी V2 के फॉर्म में ही होगा। ठीक, आई हैव वॉच्ड 20 मूवीज सिंस 2015। तो अब देखना मेरी बात, 2015 से अब तक मैं 20 मूवीज देख चुका हूं या देख रहा हूं? अब आप खुद से जवाब दो। सर 2020 से अब तक मैं देख चुका हूं ना, देख रहा तो नहीं रहूंगा ये 20 मूवीज। और ये परफेक्ट रिजल्ट आया, और परफेक्ट रिजल्ट आया तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट रिजल्ट आया तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल सही होगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो अगला सेंटेंस, आई हैव वॉच्ड मूवीज सिंस आई केम टू दिल्ली।
देखो अब देखो यहाँ पे केम आया, V2 आया, और यहाँ पे V2 क्या आया, ये सर पास्ट का कोई एक टाइम आया। जैसे कि अब देखो यहाँ पे सिंस क्या था, यहाँ पे सिंस हमारा जो था वो प्रीपोजिशन था, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे सिंस क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि क्योंकि इस क्लॉज से कौन जोड़ रहा है, सिंस हमारा जोड़ रहा है। तो सिंस हमने प्रीपोजिशन देखा, सिंस हमारा कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। सिंस के बाद अगर एक शब्द आए तो वो प्रीपोजिशन होगा, सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज आ जाए तो वो हमारा सिंस कंजंक्शन होगा। यहाँ पे कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे सिंस हमारा प्रीपोजिशन है। अब देखो केम मतलब V2, भाई वो पास्ट के किसी एक टाइम पे आया होगा, मान लो 2018 में आया, तो 2018 में वो दिल्ली आया, तो बोलेगा कि मैं, अब यहां पे मैं सिंस 2018 भी बोल सकता हूं, आई हैव वॉच्ड 20 मूवीज सिंस 2018 या 2015 जैसे ऊपर लिखा है। लेकिन 2015 में क्या हुआ था, 2015 में मैं दिल्ली गया था, तो मैं बोलूंगा आई हैव वॉच्ड 20 मूवीज सिंस 2015। अब जरा खुद से सोचो, क्या इसका कंटिन्यूअस हो पाएगा? मैं 2015 से अब तक मैं 20 मूवीज देख रहा हूं, क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 मूवीज का होना एक परफेक्ट रिजल्ट है, और परफेक्ट रिजल्ट है तो हमको यूज करना पड़ेगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई ना? चलो इस बात को समझिएगा। तो यहां पे कंटिन्यूअस नहीं आ पाएगा। अगला देखो सर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिंस के बाद कोई भी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और अगर पास्ट का कोई एक एक्शन है जो कि V2 से दर्शाया जाता है, तो हमारा सिंस क्या हो जाएगा, सिंस हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको कंजंक्शन भी यहां पे लेके चल रहा हूं। अब देखो यहां पे सिंस के एग्जांपल, I have sung since 2015। मैं गा चुका हूं 2015 से अब तक। भाई गा चुका हूं, क्या गा चुका हूं ये तो बताओ। नहीं पता तो भाई ये गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। या तो मैं बोलूं, या तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, और अगर समझ में आए इस बात को तो भाई लाइक जरूर कर देना, और आप लोग थम्स अप जरूर कर देना। मैं 3 चीजें बोल रहा हूं। मैं पहला लाइन बोल रहा हूं, मैं 2015 से अब तक गा चुका हूं। भाई गा तो चुका हूं, ये तो बताओ क्या गा चुका हूं, कितना गा चुका हूं। तो ये नहीं जवाब मिल रहा, इसलिए सेंटेंस गलत हुआ। अगला सेंटेंस देखो, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस 2015, यानी 2015 से अब तक मैं गा रहा हूं। नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि क्या पता उसका प्रोफेशन ही इसका सिंगिंग हो, तो सिंगिंग है तो भाई 2015 से अब तक वो गाएगा ही ना। तो यहां पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस देखो, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से अब तक राम इस किताब को पढ़ रहा है। तो भाई ये तो कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल पॉसिबल है। इसका देखो रीडिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्शन वाला है, इसमें भी एक्शन है, तो एक्शन है तो आईएनजी पॉसिबल है, एक्शन नहीं तो आईएनजी पॉसिबल नहीं है। तो सेंटेंस दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे गाने का क्या गा चुका है ये नहीं लिखा। अगर मान लो वो 20 गाने गा चुका होगा तो वो क्या बोलेगा, आई हैव संग 20 सॉन्ग्स सिंस 2015। 2015 से अब तक मैं 20 गाने गा चुका हूं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, लेकिन कब सही होगा? जब हमारा एक परफेक्ट रिजल्ट आए तब सही होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? परफेक्ट रिजल्ट का आना बहुत जरूरी है परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक, चलो भाई आगे देखते हैं। राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक। अब देखो फिर से वही चीज, मैंने अभी पीछे वाले सेंटेंस में क्या लिखा था, चलो पीछे वाले सेंटेंस में क्या लिखा था, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से अब तक। सिंस के बाद एक शब्द आया तो सिंस यहां पे क्या बन गया सर, सिंस यहां पे प्रीपोजिशन बन गया। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस ही वोक अप, जब से वो उठा है तब से वो इस किताब को पढ़ रहा है। तो भाई ठीक है, ये एक्शन ऑन गोइंग है अभी भी, तो ये ठीक है। तो यहां पे सिंस क्या बन गया, सिंस यहां पे कंजंक्शन बन गया। सर उधर बाहर वाले गेट को बंद कर दीजिए, खुला हुआ है। अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पे 3 वर्सेस 4, यानी कि कब कहां परफेक्ट कहां कंटिन्यूअस। अब इस चीज को भाई बहुत ही अच्छे से सावधानी से समझ लो, ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, आई हैव वॉच्ड या आई हैव बीन वॉचिंग 2 मूवीज सिंस मॉर्निंग। सुबह से अब तक मैं 2 मूवीज देख चुका हूं या देख रहा हूं। तो भाई अगर 2 मूवीज की बात हो रही है, यानी कि 2 मूवीज का मतलब क्या, एक परफेक्ट रिजल्ट। ये परफेक्ट रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट है तो भाई परफेक्ट रिजल्ट है, तो ये टेंस क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि वो सुबह से अब तक 2 मूवीज देख चुका होगा, और देख चुका होगा तो बोलेगा आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज, आई हैव वॉच्ड
2 मूवीज, यानी यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो भाई अगला पॉइंट देखते हैं। He has written, वह लिख चुका है, या he has been writing since morning, सुबह से अब तक वह लिख चुका है या लिख रहा है। तो अब आप बोलोगे सर परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया, क्या पता वो 10 कहानियां लिख चुका हो, और अगर 10 कहानी लिख चुका होगा तो हम बोलते ही वह लिख चुका है 10 कहानी सिंस मॉर्निंग, सुबह से अब तक वह 10 कहानी लिख चुका है। लेकिन ऐसा परफेक्ट रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, और परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया तो परफेक्ट टेंस भी नहीं आएगा, और उस कंडीशन में बोलोगे वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, सुबह से अब तक वह लिख रहा है। हैज बीन राइटिंग, बिल्कुल सही है, यहाँ पे हैज बीन राइटिंग हो जाएगा, हैज रिटन नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया तो परफेक्ट टेंस भी नहीं आएगा। अगला देखते हैं। अब देखो राइटिंग लिखने में, वॉचिंग इसमें एक्शन है तो इसका आईएनजी पॉसिबल है। अगर इसमें एक्शन नहीं होता, ये अवस्था बताता, तो इसका आईएनजी भी नहीं होता, तो हम लोग को ये टेंस ही गलत हो जाता, ये सेंटेंस ही गलत हो जाता। अब देखो आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018, जल्दी से बताओ ए होगा या बी होगा। अब आपका क्वेश्चन है आई हैव टॉट या आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018, 2018 से अब तक मैं पढ़ा चुका हूं या पढ़ा रहा हूं, जल्दी से सोचो। तो बिल्कुल सही आंसर आया है आई हैव बीन टीचिंग, क्योंकि परफेक्ट रिजल्ट नहीं आया है। अगला देखो आई हैव टॉट या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 2018, 2018 से अब तक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो हैव बीन टीचिंग ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगला सेंटेंस देखो आई हैव टॉट और आई हैव बीन टीचिंग 5000 बच्चों को सिंस 2018 से अब तक मैं 5000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं या पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बिल्कुल बेकार टीचर हूं, है ना। तो ये परफेक्ट रिजल्ट आ गया, और अगर परफेक्ट रिजल्ट आ गया तो परफेक्ट रिजल्ट आ गया तो सिर्फ और सिर्फ आएगा परफेक्ट टेंस आपका आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? बिल्कुल सही आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो यही चीज आपको समझना है, कहां परफेक्ट आएगा, कहां परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, सारी चीजों को समझो। पहली चीज मैंने क्या बताया, वर्ब अलाउ करेगा तभी कंटिन्यूअस हो पाएगा, वर्ब अलाउ नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाया कि अगर परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है तो सिर्फ परफेक्ट टेंस ही आएगा, तब कंटिन्यूअस नहीं आ पाएगा, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूअस आ सकता है। तो ये पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट एग्जांपल देखो, एमएस धोनी हैज वॉन, ये ए है, अब जल्दी से आप बताना, और हैज बीन विनिंग ये बी है। एमएस धोनी हैज वॉन या हैज बीन विनिंग मेनी सीरीज सिंस 2007, 2007 से अब तक एमएस धोनी बहुत सारी सीरीज जीत चुका है या जीत रहा है। अब खुद से सोचो, ए आंसर कह रहे हो आप, चलो अब इसका मतलब क्या है, मेनी सीरीज। अच्छा मेनी सीरीज मतलब क्या है, ये परफेक्ट रिजल्ट की बात हो रही है। अगर मैं मेनी की जगह 50 सीरीज लिख देता, मान लो मैं मेनी की जगह 50 लिख देता, तो 2007 से अब तक एमएस धोनी बहुत सारी सीरीज जीत रहा है या जीत चुका है। तो आप बोलोगे सर बहुत सारी सीरीज या फिर 50 सीरीज जीत चुका होगा ना, तो जीत चुका होगा तो आप बोलोगे सर हैज वॉन, हैज बीन विनिंग नहीं हो पाएगा यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल सही आ रहा है, सबका सही आंसर आ रहा है, यानी अब आप लोगों ने पॉइंट गैदर कर लिया है। चलो तो ये था हमारा डिफरेंस, कहां पे परफेक्ट आएगा, कहां परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं सिंस का। सिंस का जब कंजंक्शन होता है, एज अ कंजंक्शन, सिंस जब अभी हम लोग ने एज अ प्रीपोजिशन देखा, और अब जब सिंस एज अ कंजंक्शन काम करेगा, सिंस जब कंजंक्शन का काम करेगा ना, तो उसका मतलब एज भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है, और वो देगा गिव्स रीजन। जैसे कि इसका हिंदी में आप बोलोगे बिकॉज मतलब क्योंकि, तो भाई सिंस का मतलब क्योंकि हो जाएगा जब वो कंजंक्शन के तरीके से काम करेगा। देखो मैंने क्या लिखा है, सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट टेक द क्लास, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह क्लास नहीं ले पाया। सेंटेंस बिल्कुल सही है, और यहां पे सिंस क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अगला देखो, सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था, आई कुड नॉट कॉल यू, इसलिए मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया। तो यहां पे भी सिंस का मतलब बिल्कुल सही है, और ये सिंस क्या है, कंजंक्शन है। और सिंस जब कंजंक्शन काम करता है तो उसका मीनिंग होता है बिकॉज या फिर एज भी कह सकते हो। इसी सिंस की जगह मैं बिकॉज भी यूज कर सकता हूं, इसी सिंस की जगह मैं एज भी यूज कर सकता हूं। और अगला और आखिरी पॉइंट देखो सिंस का। सिंस का मतलब होता है येट, लेकिन कब मतलब होता है सिंस का येट, जब वो एक एडवर्ब के तरीके से काम करे। तो सिंस का 3 पार्ट ऑफ स्पीच है। सिंस आपका
प्रीपोजिशन भी होता है, सिंस आपका कंजंक्शन भी होता है, सिंस आपका एडवर्ब भी होता है। जब सिंस एडवर्ब बनता है तो उसका मतलब होता है येट, और जब सिंस कंजंक्शन बनता है तो उसका मतलब होता है क्योंकि, यानी कि बिकॉज, यानी कि एज। ठीक है, चलो, nobody has come yet, nobody has come yet यानी अब तक कोई नहीं आया। लेकिन जब मैं कहूंगा nobody has come since, तो मान ली इसका मतलब हो गया तब से अब तक कोई भी नहीं आया, तब से अब तक, यानी किसी एक पास्ट टाइम से लेके अब तक कोई भी नहीं आया। तो भाई यहाँ पे येट भी सही है, यहाँ सिंस भी सही है, लेकिन यहाँ पे सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। देखो सिंस के बाद यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं आया, तो इसलिए सिंस यहाँ पे एडवर्ब है। तो आई होप सिंस और फॉर आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक बार फिर से अब देखो, अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? जल्दी से थम्स अप करके बता दो। सिंस और फॉर अब मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। आप लोग एक लाइन में रखते थे, सिंस के पहले आपका परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, और सिंस के बाद आपका V2 आएगा या फिर आपका पास्ट का टाइम आएगा। लेकिन मैंने 1 घंटा लगाया सिंस और फॉर समझाने में। क्या अब आपको समझ में आया? ये बहुत डिटेल में समझाया है, ये इतने एग्जाम्पल समझाया है, और इस एग्जाम्पल को इसलिए बताया इतना क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बना हुआ है। प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बना हुआ है। चलो भाई, सबको अच्छा समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब आओ मूड। हे भगवान, बोलते बोलते मैं थक गया, लेकिन चलो कोई नहीं। अब आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर लो, ताकि अब आप लोग को ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो इन सब का, मैं एक एक करके स्क्रीनशॉट करा रहा हूं। तब तक आप लोग तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। चलो, ले लिया ना? नेक्स्ट देखो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी से ले लो। ये सारा सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सारा उठा के प्रीवियस ईयर का। कल रात के 3 बजे तक आपके सर ने ये नोट्स प्रिपेयर किया, ताकि आप लोगों को क्लास दे सकूं। सोच लो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा था। मजा आ गया मोहित, बिल्कुल सही भाई मोहित। पूरा क्लास देखो भाई, अगर जिन्होंने अभी तक सारे क्लासेस नहीं देखे ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 10th के जितने भी क्लासेस हम लोग ने किए सारा कर लो, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया है। हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझाया है भाई, बिल्कुल। तो अगर आप लोग ने ध्यान नहीं दिया तो फिर से एक बार ध्यान से दे लो। पास्ट सब्जेक्टिव मूड, देखो कोई नहीं पढ़ाता है ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इतने एग्जांपल्स आपके सर ने लिखे हुए हैं भाई, इतने एग्जांपल्स। तो यही है आपका ऑनलाइन का थोड़ा फायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है। चलो ये सब देखो, लिखो हर एक चीज को, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल बारीकी से समझाया है। चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, इट इज हाई टाइम, राइट टाइम, अबाउट टाइम, ये सब भी आपको याद होगा, ये सारी चीजें आप लोग ने देखी होगी। ले लिया? नेक्स्ट देखो, कंडीशनल सेंटेंस भी आपके सामने मौजूद हो गया। तो आज यही हम लोग को कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो आप लोग। जीरो कंडीशनल, 4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, आप लोगों को पढ़ा होगा। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशनल, उसके बाद थर्ड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, फिर आएगा आपका थर्ड कंडीशनल। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, थर्ड कंडीशनल, उसके बाद अपना डिफरेंस बिटवीन। देखो भैया सर ने आपको क्या क्या समझाया, अंतर क्या है ये भी समझाया कंडीशनल में भी, और बाकी में पूरा हिंदी लिख के समझाया। अब आप बताओ कि ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में मिल पाएगी? जल्दी बताओ, इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। इतने एग्जाम्पल्स देख लो भाई, आपके गुरु ने कितनी मेहनत की है, इतने एग्जाम्पल है ना। चलो भाई, अब हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने मूड पे। आज रात का, आज शाम का, आज दिन का मूड बना देते हैं। चलो ठीक है। मूड मतलब क्या होता है? मूड क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। भाई मूड हमारा, जैसे कि मेरा मूड अच्छा है, वाओ सर यू आर ग्रेट, थैंक यू मैम। तो वाओ सर, मैं देखो ये बोलना तो मैं ये बोल दिया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग के लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू ऑल। इट्स अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अच्छा यहाँ पे इट्स में थोड़ी सी गलती है, ये आईटी के बाद अपोस्ट्रोफी एस होगा। देखो एरर हो गया, एरर यहाँ पे भी निकाल दिया मैंने। आईटी के बाद अपोस्ट्रोफी एस और आईटी के बाद अपोस्ट्रोफी एस होगा, तो उसका मतलब होता है इट इज या इट वाज या इट हैज। लेकिन हैज तो होगा नहीं, क्योंकि हैज के बाद V3 आना चाहिए, तो इट इज होगा। इट इज क्यों होगा, इट वाज क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये पास्ट की बात नहीं है, ये अभी की बात है, ये हमेशा की बात है, और हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इट इज हो जाएगा। कितना डिटेल में पढ़ो। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। जब भी हम मूड की बात करते हैं ना, तो मूड हमारा एक इंटेंशन बताता है। किसका इंटेंशन? आपका जो बोलने वाला है, स्पीकर का इंटेंशन बताता है कि उसका मूड कैसा है। जैसे मैंने आपको कहा गो देयर,
भाई मैं आपको तेज से बोल रहा हूं तो ये मेरा मूड कैसा है, मेरा मूड खराब है, तभी तो मैं आप लोग पे इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में बोल रहा हूं। ठीक, तो भाई देखो आपका जो मूड होता है, स्पीकर का मूड होता है, वो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है इंडिकेटिव मूड या फिर डिक्लेरेटिव मूड, जिसको आप लोग एग्जीक्यूटिव सेंटेंस के नाम से जानते हो, और इसमें क्या आता है, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये तो होता है इंडिकेटिव मूड, जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, आई हैव डन माई वर्क, मैंने कार्य कर लिया है, तो भाई ये मेरा बताने का एक तरीका है, इंडिकेट कर रहा हूं मैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगला क्या मूड होता है, इंटेरोगेटिव मूड, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न पूछते हैं। अगला क्या होता है, इंपरेटिव मूड, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ये सारे के सारे इंपरेटिव मूड होते हैं, और उसको इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में आप लोग जानते हो। तो ये 3 चीजें आप लोग जानते हो, इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है सब्जंक्टिव मूड और कंडीशनल मूड। ठीक है, कंडीशनल मूड नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन होगा, तो कंडीशन के हिसाब से अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ऐसा कुछ होता है कंडीशनल और सब्जंक्टिव मूड। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, सब्जंक्टिव मूड से क्वेश्चन आता है, कंडीशनल से आता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, इट्स इज ऑलरेडी लिखा है, तो आपको यहाँ पे एस को हटाना पड़ेगा, इज ऑलरेडी लिखा है तो आपको एस को हटाना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ना ना ना, कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक नहीं, टॉपिक कंप्लीट करना है। अभिनव सर भी आ गए हैं, ज्योग्राफी की क्लास है, आपको पता है, तो भाई अभी हम लोग जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग को ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो 4 घंटे की क्लास है, 4 घंटे में पढ़ लो, जितना हो सकता है पढ़ लो। बीच में खाते आप लोग, तो आप लोग तो फोन लिए हुए हो, आराम से खाते खाते पढ़ लोगे, पीते पीते पढ़ लोगे। हमारा क्या, ब्रेक तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन लेंगे नहीं, हमारे लिए 1 मिनट, आपका 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूड में, और उसमें भी कौन सा मूड, उसमें भी हमारा सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड और सब्जंक्टिव मूड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यानी अभी प्रेजेंट का, और एक पास्ट का सब्जंक्टिव मूड। अब ये क्या होता है सर, सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, पहले ये तो बताइए। अब देखो, सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, जब कभी कभी हम अपना कुछ काल्पनिक चीजों की बात कर लेते हैं, उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड में पहला प्रकार होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता क्या है, तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में याद ये रखना कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में। ठीक, अब देखो, एक ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इट एक्सप्रेस नेसेसिटीज, जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स, जो जरूरत है, इनडायरेक्ट ऑर्डर्स। डायरेक्ट ऑर्डर्स कौन बताता है, इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन इनडायरेक्ट ऑर्डर्स कौन बताएगा, सब्जेक्टिव मूड बताएगा। कोई एडवाइस हो या कोई सजेशन हो या फिर कोई प्रेयर हो एटसेट्रा, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब आ जाओ यूज, भाई यूज्ड इन नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज का हिंट मैंने आपको दे दिया, दैट। जहां पे दैट लगा होगा, एक क्लॉज होता है, क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो जान जाओ कि कोई भी अगर क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, कोई भी उपवाक्य जो जवाब किसका दे, व्हाट का दे, तो व्हाट का जो भी जवाब दे, व्हाट का जवाब कौन देता है, नाउन देता है। अगर एक शब्द है तो वो नाउन हुआ, व्हाट का जवाब कौन देता है, नाउन देता है। अगर एक शब्द है तो वो नाउन हुआ, अगर एक से ज्यादा शब्द है और उसमें एक वर्ब भी है, अगर एक से ज्यादा शब्द है और उसमें एक वर्ब भी है, तो वो क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज बन जाएगा। अगर एक से ज्यादा शब्द है जो व्हाट का जवाब दे रहा है लेकिन उसमें वर्ब नहीं है, तो वो क्या बनेगा, नाउन फ्रेज बनेगा। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउन फ्रेज, फ्रेज मतलब वाक्यांश, क्लॉज मतलब उपवाक्य। तो भाई अगर कोई एक ऐसा शब्द, एक शब्द देखो नाउन का जवाब दे रहा है, एक शब्द अगर व्हाट का जवाब दे रहा है तो नाउन होगा। एक से ज्यादा शब्द व्हाट का जवाब दे रहा है और उसमें कोई भी आपका वर्ब नहीं है, तो वो नाउन फ्रेज होगा। और अगर एक से ज्यादा शब्द है और व्हाट का जवाब दे रहा है और उसमें वर्ब भी है, तो वो बन जाएगा नाउन क्लॉज। तो यही चीज है, तो नाउन क्लॉज, यूज्ड इन नाउन क्लॉज, और मैंने लिख दिया दैट, हिंट के तौर पे दैट। अब आ जाओ आगे, देखो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस कहां से बनता है, कैसे बनता है, हिंट के तौर पे सारी चीजें बताऊंगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आर यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ यूज होता है। देखो मैंने सारे हिंट दिया है, along with that, और उसके बाद क्या लगा होगा, उस वर्ड्स के बाद दैट लगा होगा। दैट कंजंक्शन है, दैट आपका क्या है, कंजंक्शन। अब देखो कुछ वर्ड्स है जैसे एडजेक्टिव वर्ड्स, जैसे इंपॉर्टेंट, इंपरेटिव, रिक्वायर्ड, डिजायरेबल, इसेंशियल, विटल, विटल नहीं इसको वाइटल बोलते हैं, वाइटल मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, very desirable, appropriate, suggested, advised, mandatory, crucial, necessary,
और एप्रोप्रिएट एटसेट्रा। तो इन एडजेक्टिव्स को दिखाई दे और इसके बाद अगर आपको दैट कंजंक्शन दिखाई दे तो वहां पे आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना पड़ेगा। और कुछ वर्ब्स भी होते हैं जैसे कि आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्ट, कमांड, रिकमेंडेड या डिमांड, इंटेंट, इंस्ट्रक्ट, बेग, प्रे, इंसिस्ट, सजेस्टेड, रिक्वायर एटसेट्रा। इन वर्ब्स के बाद भी अगर दैट दिखाई दे मैं हिंट पे काम करूंगा, मैं सिर्फ हिंट पे काम करूंगा। मैं अभी देखो ये सब चीजें थोड़ा सा रटने वाली चीजें मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन ये चीज जो मैंने आपको बताया इसका मैं हिंट एग्जांपल के माध्यम से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा भाई, टेंशन मत लेना। ये वर्ड्स को बस याद रखना और ये एडजेक्टिव है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है। किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल आ जाए एडजेक्टिव, एएनटी एडजेक्टिव, आईवीई एडजेक्टिव, ये सब मैंने आपको बताया था, है ना। ईडी एडजेक्टिव, ईडी वाला क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, आप लोगों ने पढ़ा है पास्ट पार्टिसिपल। आओ आगे क्वेश्चन देखो, इट वाज एडवाइज्ड दैट देखो भाई हर जगह आपको पहले तो दैट दिखेगा, वाज एडवाइज्ड दैट। अब इट वाज एडवाइज के बाद देखो ये पूरा का पूरा पार्ट और यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है और ये वर्ब का क्या फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ईडी लगा है तो सेकंड फॉर्म। इट वाज एडवाइज्ड, अब देखो व्हाट, इट वाज एडवाइज्ड व्हाट, क्या एडवाइस किया गया था, इट वाज एडवाइज्ड, क्या एडवाइस किया गया था कि आई फोन हर एज सोन एज पॉसिबल, कि मुझको फोन करना था उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो भाई एक तरीके से ये व्हाट का जवाब दे रहा है, इट वाज एडवाइज्ड व्हाट, इट वाज एडवाइज्ड व्हाट, क्या एडवाइस किया गया था, इट वाज एडवाइज्ड व्हाट। तो व्हाट का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब कौन देता है, नाउन। इसमें वर्ब आ रहा है तो ये क्या बन गया, नाउन क्लॉज, और यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगा है, दैट लगा है, तो भैया ये हमारा बन गया नाउन क्लॉज, ये हमारा बन गया नाउन क्लॉज। मैं किसी एक क्लास में आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज सारा का सारा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये बन गया नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज जब भी आता है, नाउन क्लॉज जब भी आता है लेकिन कंजंक्शन दैट की मदद से, भाई देखो दैट की मदद से, दैट हमारा जब कंजंक्शन का काम करे और कंजंक्शन के बाद मैंने क्या लिख दिया, वो नाउन क्लॉज में काम करे, नाउन क्लॉज में काम करे, तो वहां पे आपको V1 यूज करना है, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। ये बात याद रख लो, रट लो, इसको ध्यान नहीं है तो। अब देखो इट वाज एडवाइज दैट आई फोन्ड, फोन्ड क्या है, V2, तो भाई यहां पे V2 नहीं आएगा, आप बोलोगे आई फोन, यहां पे बोलना पड़ेगा आईफोन। क्यों फोन बोलना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइज है, एडवाइज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये है तो V3 लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि फोन यूज करना पड़ेगा, फोन्ड नहीं यूज करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस पढ़ो, इट इज इंपरेटिव, इंपरेटिव मतलब कंपलसरी समझ लो, इट इज इंपरेटिव दैट योर पासपोर्ट, भाई योर पासपोर्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है तो सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है, सीएफ, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हर पेपर में ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट योर पासपोर्ट कैरीज योर फोटो। भाई सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, लेकिन जब मैंने देखा ना इट इज इंपरेटिव, अब देखो यहाँ पे ये वर्ब क्या है, ये सारे के सारे वर्ब आपके लिंकिंग वर्ब हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद आप लोग ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव आता है, तो ये सारा का सारा एडजेक्टिव दिख रहा है, और एडजेक्टिव के बाद दैट आ जाए तो भाई जो दैट के बाद जो क्लॉज आता है ना, वो क्लॉज आपका क्या होता है सर, वो क्लॉज हमारा होता है नाउन क्लॉज। तो भाई अगर मैं पूछूं, मान लो इंपरेटिव की जगह इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, ये जरूरी है कि तुम्हारे पासपोर्ट में फोटो होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, तो ले दे के ये पार्ट आपका व्हाट का जवाब दे रहा है, ले दे के ये पार्ट आपका व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब कौन देता है, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में क्या यूज होता है, नाउन क्लॉज में हम सर वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं यानी V1, और यहां क्या लिखा है, कैरीज, कैरीज आपका V1 नहीं है, V1 मतलब क्या, कैरी, तो यहां पे आप बोलोगे कैरी, CARRY। देखो भाई ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। भाई हिंट के तौर पे बस याद रख लो कि अगर कहीं पे भी आपके पास क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए और उसके पहले लिंकिंग वर्ब आ जाए और उसके बाद कंजंक्शन दैट आ जाए, दैट आ जाए कंजंक्शन, तो आने वाला जो भी क्लॉज होगा वो आपका नाउन क्लॉज होगा, और नाउन क्लॉज में यूज क्या करना है, वर्ब का फॉर्म यूज करना है, बस इतना याद कर लो। देखो ये इसमें ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जा रहे क्योंकि ये क्वेश्चन
2015-16 में बहुत ज्यादा पूछे जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसको थोड़ा सा बस समझ लो कि ये चीजें करना है आपको। इट इज इसेंशियल, ये जरूरी है। जरूरी क्या है भाई? व्हाट इज इसेंशियल? दैट एवरी चाइल्ड हैज इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज इसेंशियल? दैट एवरी चाइल्ड हैज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। भाई एवरी चाइल्ड क्या, सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से हैज बिल्कुल सही है, लेकिन हैज आपका बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म क्या है? हैव है। तो इसलिए यहां पे आपको हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज एसेंशियल। व्हाट इज एसेंशियल? क्या एसेंशियल है? तो ये ले देके एक तरीके से व्हाट का जवाब दे रहा है, और ये व्हाट का जवाब दे रहा है, बीच में एक वर्ब भी आ गया, तो ये अपना हो गया नाउन क्लॉज। अगला क्वेश्चन देखो, द केस डज नॉट रिक्वायर। केस को आवश्यकता नहीं है, किस चीज की? क्या आवश्यकता नहीं है? दैट ही इज प्रेजेंट। तो भाई दैट के बाद ही आया, ही के बाद इज आया, इज नहीं लगेगा, क्योंकि इज हमारा बी का V1 प्लस SAIS फॉर्म होता है, और यहां पे हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 चाहिए, तो V1 के लिए हम लोग क्या ही बोलेंगे? दैट ही बी प्रेजेंट। दैट ही बी प्रेजेंट। भाई देखो बोलने में बिल्कुल बेकार लग रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर यही है, और SSC ने भी इसी को माना है, तो आपको भी इसी को मानना पड़ेगा कि यही चलेगा अपना, ठीक है। द केस डज नॉट रिक्वायर। भाई केस को आवश्यकता नहीं है, किस चीज की आवश्यकता नहीं? भाई देखो एक तरीके से ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट किसका जवाब देता है? व्हाट का जवाब देता है ना, तो व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट अगर एक वर्ड है तो नाउन, और अगर एक से ज्यादा वर्ड है और उसमें वर्ब भी आ गया तो नाउन क्लॉज। तो यहां तो वर्ब तो आ गया ना, तो ये अपना नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। दैट ही बी प्रेजेंट। द केस डज नॉट रिक्वायर दैट ही बी प्रेजेंट, ये हो जाएगा सिंपल सा बात। अगला देखो लास्ट, आवर एडवाइस वॉज दैट। मेरा एडवाइस था कि, क्या था एडवाइस? भाई हमारा एडवाइस क्या था? भाई ये वॉज क्या हुआ? वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट एक वर्ड है तो नाउन, एक से ज्यादा वर्ड है और उसमें क्रिया भी आ जाए, वर्ब भी आ जाए, तो क्या हो गया? नाउन क्लॉज। तो भैया ये अपना बन गया नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज अगर दैट से जुड़ा हुआ है तो हम वहां पे V1 यानी बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट बोलेंगे। इन्वेस्टेड नहीं, इन्वेस्ट, INVEST, इन्वेस्ट, ठीक है। और ही के साथ इन्वेस्ट मत कर देना, इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का जो हम लोग ने करेक्शन भी किया है, तो ये चीज को याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। बी इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि भाई देखो बी जो होता है, बी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने शुरू के क्लास में बताया था, इसका V1 फॉर्म क्या होता है? इसका V1 होता है एम होता है, आर होता है, इज होता है। V1 प्लस SAIS इज होता है। इसी का V2 क्या होता है? V2 होता है वॉज और वर, वॉज और वर। इसका V3 क्या होता है सर? V3 होता है बीन, BEEN, बीन, ठीक। लेकिन बेस फॉर्म क्या है सर? बेस फॉर्म है बी। भाई इज का बेस फॉर्म क्या है? बी, और इसलिए आपने लिखा, मैंने लिखा BEB। समझ में आया विश्वजीत? समझ में आ गया? तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा रटने के फॉर्म में यूज कर लो, क्योंकि भाई देखो ये बोलने में ही अच्छा नहीं लग रहा, ये बोलने में ही अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग अब अच्छा नहीं भी लग रहा तो हम लोग को मानना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपका SSC माना है तो हमें भी मानना पड़ेगा इस चीज को। तो ये चीज को ध्यान से रखिएगा। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया ना सर? चलो वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब हम आते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या बात करता है? और देखो क्वेश्चन यहां से बहुत आता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड से। पास्ट सब्जेक्टिव मूड हमारा V2 होता है, V2 होता है, लेकिन V2 किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए। अगर प्रेजेंट की बात होगी तो V2, लेकिन अगर पास्ट की बात होगी तो भाई हैड प्लस V3। जस्ट उल्टा होता है। हम लोग जब, ये देखो मूड की बात हो रही है, ये अब सब्जेक्टिव मूड की बात हो रही है। जब हम लोग नॉर्मल टेंस में यूज करते थे तो प्रेजेंट के लिए हम V1 यूज करते थे, पास्ट के लिए हम V2 यूज करते थे, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस V3 यूज करते थे। लेकिन जब मूड की बात, वो भी पास्ट के सब्जेक्टिव मूड की बात हो, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट के लिए क्या यूज करेंगे? V2 यूज करेंगे, और पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे? हैड प्लस V3 यूज करेंगे, ठीक। अब ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज कहां होता है? तो भाई ये अनरियलिटी को, अनरियलिटी यानी कि जो रियल ना हो, इमेजिनेशन को, अनफुलफिल्ड विश को, या फिर इम्प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए यूज होता है हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड। क्या क्या चीज? यानी कि इमेजिनेशन की बात हो, यानी अनफुल्ड विश की बात हो, ये जो चीज पूरी ना हो पाए, ठीक है। आपने विश किया था कि काश मेरे एग्जाम क्लियर हो जाता, लेकिन अभी तक अगर नहीं हो पाया, तो आप यूज करोगे वहां पे सब पास्ट का सब्जेक्टिव मूड।
अनरियलिटी की, जो रियल ना हो, अनरियल हो, उसके लिए यूज हो जाता है पास्ट सब्जेक्टिव मोड। इम्प्रोबेबिलिटी, भाई जो संभव ही ना हो सके उसके लिए यूज हो जाता है अपना पास्ट सब्जेक्टिव मोड। तो एक तरीके से इसको आप लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस के फॉर्म में भी समझ लेते हो। अब एग्जांपल देखो, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आई विल हेल्प द पुअर। तो भैया ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है, ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे हमने यूज किया है V1। इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो आई विल हेल्प द पुअर, तो मैं लोगों की, मैं गरीबों की मदद करूंगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों समझना भाई, पहला और दूसरा थोड़ा दोनों समझेगा। इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आई विल हेल्प द पुअर, मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा है तो मैं लोगों की मदद करूंगा। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, इफ आई हैड, इस V1 की जगह V2 यूज किया। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड, भाई आई के बाद मैंने क्या लिख दिया? वुड हेल्प द पुअर। ये पास्ट का सब्जेक्टिव मूड है, पास्ट का सब्जेक्टिव मूड है, यानी कि ये एक तरीके से प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूं। ये बात देखो, V2 मैंने कब यूज किया? V2 मैंने यूज किया प्रेजेंट के, प्रेजेंट टाइम पे। पास्ट सब्जेक्टिव मूड लेकिन कैसा? प्रेजेंट के टाइम पे, यानी अभी मैं ये कल्पना कर रहा हूं, अगर मेरे पास, मैं अभी बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं लोगों की, गरीबों की मदद करता। करता यानी कि भाई ये विल भी चेंज हो गया किसमें? वुड में। तो अभी तो है नहीं ना, तो इसीलिए ये भी देखो V2 में चेंज हो गया, ये भी V2 में चेंज हो गया, क्योंकि ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई मैं बहुत गरीब हूं, अभी मैं गरीब हूं। तो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास होता बहुत सारे पैसे तो। डी नहीं समझ में आया, अच्छा पुराना कमेंट है, देखो फिर से समझना। इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास है बहुत सारे पैसे तो मैं मदद करूंगा गरीबों की। तो ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है। प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो रियलिटी को शो करता हो। प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड किसको शो करता है? जो हमारा नेसेसिटी को, रिक्वायरमेंट्स को, इनडायरेक्ट ऑर्डर्स को, एडवाइस को या फिर सजेशन को शो करे। यानी कि एक तरीके से ये प्रोबेबल कंडीशन है। लेकिन अगर मैं लिखूं इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास होता बहुत सारे पैसे तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो भैया ये पास्ट का सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन पास्ट में कैसा? पास्ट में भी प्रेजेंट टाइम पे, अभी मैं बोल रहा हूं तो प्रेजेंट टाइम पे। अगर मैं अभी पास्ट के टाइम की बात करता तो मैं यूज करता इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि हैड के बाद V3 आता है किसमें? पास्ट की बात करने में। जरा सा अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग अभी 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं। यहां से सेंटेंस देखो, आई विश, भाई आप लोग रट लेते हो, आई विश के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V2 आएगा, लेकिन समझो क्यों आएगा। ये आपका क्या है? कल्पना की बात है। काश, इसका मतलब क्या होता है? काश। और जब भी काश की बात होता है, काश की, और जब भी काश की बात होती है तो काश क्या बताता है? अनरियलिटी बताता है ना, इमेजिनेशन ही ना बताता है। काश की ऐसा होता, तो आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, काश की मेरे पास होता बहुत सारा पैसा। तो आप लोग रटे हो, कैसे रटे हो कि आई विश दिखाई दे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V2 आएगा। तो भाई V2 तो आएगा, ये तो सही है, लेकिन ये चीज क्या बता रहा है? काल्पनिक नहीं है, ये अभी देखो, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। काश, मैं अभी बोल रहा हूं काश कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, प्रेजेंट टाइम है, और प्रेजेंट टाइम है, लेकिन ये कैसा सेंटेंस है? इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है। तो काल्पनिक सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? V2 यूज करते हैं। अभी मैंने आपके सामने लिखा, तो भाई ये क्या है? अनफुलफिल्ड विश है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। अनफुलफिल्ड विश एट प्रेजेंट टाइम। मान क्या लो, मैं हूं बहुत गरीब, तो मेरे लिए ये क्या होगा? सर मेरे लिए तो भाई अनफुलफिल्ड विश होगा ना प्रेजेंट टाइम में। आगे देखते हैं, इफ आई पास द एग्जाम आई विल बाय अ न्यू फोन। तो ये कैसा है? ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है, क्योंकि मेरे पास पैसा है, और पैसा है तो हो जाएगा ये काम, है ना। तो ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है, क्योंकि ये चीज पॉसिबल हो सकता है। ये एक तरीके से मैं क्या है, मैंने ठान लिया कि मैं अगर पास हो जाऊंगा तो मैं फोन ले लूंगा। तो ये प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है, और प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है तो हमने V1 यूज किया। लेकिन अगर मान लो मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं पास बिल्कुल हो ही नहीं सकता, अगर मैं पास हो ही नहीं सकता तो मैं क्या बोलूंगा? इफ आई पास द एग्जाम। तो भाई जो चीज नहीं हो सकता, मान लो मैं एकदम पढ़ने में एकदम गधा हूं, ठीक है, तो भाई मैं अपने लिए क्या बोलूंगा? मैं पास नहीं हो सकता, मेरे को पता है मैं पास नहीं हो सकता, मैं 5 साल से फेल हो रहा हूं, पास नहीं हो सकता, तो मैं बोलूंगा इफ आई पास। क्योंकि भाई प्रेजेंट टाइम पे मैं अकाल्पनिक चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रेजेंट टाइम पे अकाल्पनिक चीजों को डिस्कस करने के लिए हम V2 का यूज करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखो इन दो सेंटेंसेस को समझ लेना। इफ आई विन क्या है? V1। इफ आई विन द रेस आई विल बाय अ न्यू कार। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड है।
प्रेजेंट का सब्जेक्टिव मूड मतलब V1, यानी कि ये चीज हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल, दिस टू सेंटेंसेस कैन बी पॉसिबल। तो भाई कैन बी पॉसिबल है तो यहाँ पे V1 हमने यूज किया। लेकिन अब ये दो सेंटेंस को समझना, इफ आई विन द रेस और इफ आई वॉन द रेस। अब इन दो सेंटेंस के डिफरेंस को समझिए, V2 है, यहाँ V1 है। मैंने दोनों कोशिश किया आपको समझाने की। भाई इफ आई विन द रेस का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का प्रोबेबल सेंटेंस है, यानी कि ये संभव हो सकता है। मान लो रेस हो रहा है और उसमें मैं भी दौड़ रहा हूं, मैं भी अच्छा खासा रनर हूं, सामने भी कोई अच्छा खासा रनर है, तो हम दोनों लोग दौड़ रहे हैं। तो भाई ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का ये कैसा है, प्रोबेबल सेंटेंस है, क्योंकि मैं जीत सकता हूं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जीतने की, तो मैं बोलूंगा इफ आई विन द रेस। लेकिन अगर मैं खड़ा हूं और मेरे सामने उसेन बोल्ट खड़ा है और हम दोनों रेस कर रहे हैं, क्या मेरे जीतने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये तो एक काल्पनिक सेंटेंस हो गया ना कि मैं जीतूंगा। मेरा जीतना बिल्कुल एक कल्पना वाला सेंटेंस हो गया, ये अनरियलिटी है, इमेजिनेशन है मेरा जीतना उसेन बोल्ट के सामने। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ आई वॉन द रेस। तो ये क्या हो गया सर, ये प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर भी तो हो सकता है, मान लो बात की मैं बात कर रहा हूं, तो फ्यूचर का इम्प्रोबेबल सेंटेंस है, यानी कि अकाल्पनिक वाक्य हो गया, क्योंकि भाई उसेन बोल्ट के सामने कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, सेकंड क्लास अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, तो आपकी सेकंड क्लास आज थोड़ी सी देर में होगी क्योंकि क्लास हम लोग की शुरू में लेट हो गया है। इफ रेन इट रेन्स, अब देखो इस सेंटेंस को समझना, इस सेंटेंस में एरर क्या है, इट रेन्स अलॉट, यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन मैंने लिखा इफ इट डज नॉट रेन, लेकिन अगर यहां बारिश न हो तो वी विल बी हैप्पी, तो हम लोग खुश होंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन क्या है जरा फिर से समझना। इट रेन्स अलॉट हियर, यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश होने की संभावना कैसी है, प्रोबेबल है ना, बारिश होने की संभावना कैसी है, प्रोबेबल है, यानी कि हो सकता है बारिश हो जाए, अक्सर होता है क्योंकि, तो भाई लेकिन क्या कह रहा है, इफ इट डज नॉट रेन, लेकिन कह रहा है अगर यहां वर्षा न हो तो। भाई लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे हमेशा बारिश होती है और आप कह रहे हो यहाँ पे अगर वर्षा न हो तो एक बात बताओ, ये कैसा सिचुएशन हुआ, अनरियल सिचुएशन हुआ, इमेजिनेशन वाला सिचुएशन हुआ। और अगर अनरियल या इमेजिनेशन वाला सिचुएशन हुआ या अनफुलफिल्ड विश हुआ, तो भैया आपको डज नॉट नहीं, डज क्या होता है, V1 होता है, आपको डिड नॉट यूज करना पड़ेगा। डिड नॉट क्यों यूज करना पड़ेगा सर, डिड नॉट इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये अनफुलफिल्ड विश है मेरा, है ना, तो डिड क्या होता है, डिड होता है V2, तो आपको V2 यूज करना होगा प्रेजेंट के टाइम में। वी विल, अब देखो यहाँ पे V2 आया तो यहाँ पे भी तो भाई विल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में। क्या अभी बात को समझ में आ रहा है? भाई देखो एक अगर रियल सिचुएशन है, रियल सीन है, यानी कि जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं V1। लेकिन जो पॉसिबल ही नहीं है, प्रेजेंट के टाइम पे जो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए यूज करेंगे V2। लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे मैं अगर बोल रहा हूं किसी पास्ट की बात कि उस टाइम पे काश अगर वो ऐसा हुआ होता, तो भाई पास्ट की बात हो रही है, तो भाई ये अगर वो भी इमेजिनेशन, पास्ट के वो भी इमेजिनेशन, अगर मैं वहां पे गया होता, अगर मैं इस टाइम लखनऊ में होता, जो कि हो नहीं सकता है, तो भाई वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग पास्ट के लिए यूज कर लेते हैं हैड प्लस V3। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए भाई, क्योंकि अब मैं इसके क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। देखो, वी यूज विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग। हम लोग कभी भी ये विश शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी हम लोगों को किसी चीज का क्या हो, पछतावा हो, रिग्रेट, काश कि अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे, ऑफलाइन पढ़ रहे होते, ठीक है, दैट समथिंग इज नॉट एज वी वुड लाइक टू बी। तो भाई उन जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं विश जहां पे हम लोग को रिग्रेट होता है। सेंटेंस को समझना, डू यू एवर विश यू कैन फ्लाई, क्या तुमने कभी भी विश किया था कि तुम उड़ सकोगे? एक बात बताओ, डू यू एवर विश यू कैन फ्लाई, और कैन क्या होता है, ये V1 होता है, और यहां विश की बात हो रही है, विश मतलब क्या है, ये हमको पछतावा है, रिग्रेट है, यानी कि ये कभी पूरा नहीं हो सकता। और अगर पूरा नहीं हो सकता ना, तो भैया आपको प्रेजेंट टाइम में ये V1 नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा V2। तो आप बोलोगे यू कुड फ्लाई, यू कुड फ्लाई, क्योंकि आपका उड़ना कभी पॉसिबल नहीं है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे अपना पास्ट हो, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप बोलोगे यू कुड फ्लाई। चलो लास्ट वाला एक बार फिर से देख लो, एक बार यहाँ पे मैंने लिखा इट रेन्स अ लॉट हियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश होने की संभावना कैसी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। इफ इट डज नॉट, डज क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर यहां बारिश ना हो तो वी विल बी हैप्पी, तो हम लोग खुश होंगे।
जरा एक बार बताओ, यहाँ पे हमेशा बारिश होती है और आप कह रहे हो अगर बारिश ना हो तो, ये एक तरीके से कल्पना वाले सेंटेंस हुआ, इमेजिनरी सेंटेंस हुआ, यानी अनरियल सिचुएशन हुआ। और अगर अनरियल सिचुएशन हुआ तो प्रेजेंट के टाइम पे क्या यूज करेंगे, V2 यूज करेंगे। इसीलिए मैंने डज को काट के यहाँ पे क्या लिखा, डिडंट यूज लिखा, और डिडंट लिखा तो यहाँ विल भी चेंज किस में हो जाएगा, वुड भी चेंज हो जाएगा। यही चीज मैंने किया था लास्ट क्लास में, लास्ट सेंटेंस में। चलो आगे देखो, आई विश आई हैव विंग्स, काश कि मेरे पास पंख होते। क्या ये हो पाएगा भाई? ये प्रेजेंट के टाइम पे मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं कि काश कि मेरे पास पंख होते, लेकिन ये हो तो सकता नहीं है ना, ये तो इमेजिनेशन की बात है। और अगर ये इमेजिनेशन की बात है तो सर यहाँ पे हैव जो V1 था, हैव जो कि V1 था, V1 नहीं V2 आएगा प्रेजेंट के टाइम पे इमेजिनेशन, तो यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई विश आई हैड विंग्स, और यही आप लोग रटते हो मेरे भाई, यही आप लोग क्या करते हो, रटते हो मेरे बाद। क्या रखते हो कि आपका आई विश आ जाए, आई विश आ जाए, और आई विश के बाद क्या लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट के बाद हमेशा V2 का या फिर वर्ग का प्रयोग करे, यही रखते हो ना। लेकिन कॉन्सेप्ट कभी आज तक नहीं समझे हो, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझो, अच्छी बात है। CHSL का फॉर्म आ गया है तो भाई उसको जल्दी से आप लोग पढ़ो, फॉर्म भरो। अब देखो, आई विश आई एम लिविंग इन अ मैजिकल वर्ल्ड, काश कि मैं रह रहा होता मैजिकल वर्ल्ड में। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे, आई वर लिविंग, आई वर लिविंग, क्योंकि M V1 होता है और V1 का V2 क्या होगा, वर। आई के हिसाब से वर लगाओगे, वॉज नहीं लगाना, याद रखना यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर लगेगा। तभी तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया वर लगेगा, ठीक है? चलो भाई अगला देखो, आई विश आई टॉट यू लास्ट ईयर, काश कि मैं पढ़ाया होता तुमको पिछले साल। भैया इस सेंटेंस को जो समझ लिया, जो बच्चा इस सेंटेंस को समझ लिया ना, उसको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अगर मैं यहां से लास्ट ईयर को हटा दूं, लास्ट ईयर को हटा दूं, काश कि मैं तुमको पढ़ाया हुआ होता, तो भाई टॉट तो बिल्कुल सही था, काश कि मैं तुमको काश कि मैं तुमको पढ़ाता, तो ये प्रेजेंट टाइम की बात हो गई। लेकिन एक सेंटेंस यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे आया, एक चीज क्या आया, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या बात कर रहा है सर, लास्ट ईयर बात कर रहा है हमारे पास्ट की बात, पास्ट के टाइम की बात। और अगर पास्ट का टाइम गिवन है तो पास्ट के लिए क्या यूज करते हैं, हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 यूज करते हैं हम लोग पास्ट के टाइम के लिए, पास्ट के इमेजिनेशन के लिए। तो भाई आई विश क्या है, इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन है वो भी पास्ट का, तो आप बोलोगे आई हैड टॉट, आई विश आई हैड टॉट यू लास्ट ईयर, काश कि मैं पढ़ाया हुआ होता तुमको पिछले साल। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये सेंटेंस समझ में आया? अगर लास्ट ईयर नहीं होता ना तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता, आई विश आई टॉट यू, काश कि मैं तुमको पढ़ाया था। लेकिन यहां लास्ट ईयर कह दिया, लास्ट ईयर का मतलब क्या है, पिछले साल की बात हो रही है, यानी कि टाइम की बात हो गया, यानी कि पास्ट के टाइम की बात हो गया। और इमेजिनेशन में अगर पास्ट की बात करता है तो आपको हैड प्लस V3 लगाना पड़ता है, और अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। जल्दी से बताओ, समझ में आया ना? थम्स अप करके बताओ। अगला सेंटेंस देखो, आई विश आई डोंट हैव टू टेक क्लासेस टुमारो, काश कि मेरे को कल क्लास नहीं लेना पड़े। तो भाई देखो, ये टुमारो क्या है, फ्यूचर का टाइम है, और प्रेजेंट का इमेजिनेशन या फिर फ्यूचर का इमेजिनेशन के लिए हम V1 यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं। और V2 क्या हो जाएगा, डोंट नहीं होगा, डिडंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिडंट लग जाएगा, डिडंट हैव टू टेक द क्लास, तो ये हो जाएगा सेंटेंस, आई विश आई डिडंट हैव टू टेक द क्लास टुमारो। चलो भाई नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई विश यू वुड स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, काश कि तुम लोग स्टॉप कर दिए होते अपना समय वेस्ट करने के लिए। तो भाई यू के बाद क्या लगा, वुड लगा, और ये स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तो भाई ये तो प्रेजेंट का भी बात हो सकता है और ये फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए हो सकता है। तो हमें V2 यूज करना पड़ेगा, और वुड ऑलरेडी हमारा V2 ही फॉर्म है विल का, शैल का, तो इसलिए यहां पे सही रहेगा। अरे फ्यूचर में V2 क्यों, क्योंकि यहां पे आई विश का सेंटेंस है, ये काल्पनिक सेंटेंस है, ये रियल बात नहीं, ये अनरियल की बात है, इसलिए ऋषिका जी आपका यहाँ पे V2 लगा है, ठीक है? ये रियल की बात नहीं है, ये इमेजिनरी की बात है, इमेजिनेशन की बात है, इसलिए यहाँ पे आपका V2 लगा है, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेस में हमेशा V2 का ही प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस देखो, आई विश आई न्यू आई हैड नोन व्हाट इज या व्हाट वाज रॉन्ग विथ माय कार। अब इस वाक्य को समझना, काश कि मेरे को पता होता कि क्या गड़बड़ी है मेरे कार में। अब देखो, अगर मान लो मेरी कार परसों खराब हुई होती तो परसों के लिए मैं क्या यूज करता, वॉज, व्हाट वाज रॉन्ग विथ माय कार।
और अगर परसों के लिए मैं was यूज करता तो परसों का मतलब पास्ट का टाइम, तो पास्ट के टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, had known यूज करते पास्ट के टाइम के लिए। लेकिन मान लो मैं चल रहा था कहीं, अचानक से मेरी कार खराब हो गई तो मैं बोलूंगा ना पता नहीं, मेरे को काश मेरे को पता होता मेरी कार में क्या खराबी है, अभी की बात, और अभी की बात के लिए इज, और अगर इज लग रहा है प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग V2 यूज करते हैं, तो V2 क्या हो जाएगा, न्यू। तो देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस सही हो जाएगा। आई विश I knew what is wrong with my car, और दूसरा I wish I had known what was wrong with my car। तो मैंने आपको दोनों सेंटेंस समझा दिया हिंदी के साथ कि काश कि मेरे को पता है, अगर मैंने मेरी कार अभी अभी खराब हुई तो मैं बोलता काश कि मेरे को पता होता कि मेरी कार में क्या खराबी है। ये हो गया अभी की बात, प्रेजेंट इमेजिनेशन। लेकिन अगर मैं बोलता पास्ट की इमेजिनेशन की, यानी कि कार कभी और खराब हुई, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विश आई हैड नोन व्हाट वाज रॉन्ग विथ माय कार, यानी कि उस दिन मेरी कार में क्या प्रॉब्लम थी, काश मेरे को पता होता। तो यही दोनों चीजें हो जाएंगी। अगला सेंटेंस देखो, आई विश आई न्यू दैट पुष्पा वाज इल दैट टाइम। काश कि मेरे को पता होता कि पुष्पा, अब देखो दैट के बाद ये सारी चीजें आ गई, आई न्यू के बाद ये सारी चीजें आ गई, तो आई न्यू व्हाट, क्या क्या आई न्यू व्हाट। तो भाई ये तो सेंटेंस देखो आपका नाउन क्लॉज वाला है, लेकिन यहाँ पे आई विश आ गया। आई विश आई न्यू, काश कि मेरे को पता होता कि पुष्पा वॉज इल दैट टाइम। भाई दैट हम लोग कहां यूज करते हैं, पास्ट के टाइम के लिए। और अगर पास्ट के टाइम के लिए हम लोग दैट यूज करते हैं, पास्ट का टाइम हम लोग नरेशन में करते हैं ना अपना चेंज, वॉइस में नरेशन में जो दिस हो जाता है दैट में, सॉरी नरेशन में चेंज करते हैं, है ना। तो दैट का मतलब पास्ट का टाइम, और पास्ट का टाइम जो है तो पास्ट के टाइम के लिए क्या वॉज आएगा, सर बिल्कुल वॉज आएगा, यानी ये सेंटेंस पास्ट का है, और पास्ट का सेंटेंस है तो आई न्यू नहीं होगा, पास्ट का सेंटेंस है तो आप बोलोगे आई हैड नोन बोलोगे। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये पास्ट के इमेजिनेशन की बात हो रही है कि काश कि मेरे को पता होता कि पुष्पा बीमार था उस समय यानी पास्ट के समय में, तो भाई ये मेरे को पता होता, तो इसलिए यहाँ पे आप न्यू नहीं बोलोगे, आई हैड नोन बोलोगे, आई हैड नोन बोलोगे। समझ में आया ना भाई, ये पास्ट के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, एवरीबडी विशेज, हर कोई विश कर रहा है कि यू वुड गो होम। भाई सब लोग विश कर रहा है, तो एवरीबडी विशेज, तो ये सेंटेंस तो देखा जाए यहां तक तो ठीक है, लेकिन यू वुड गो होम कि तुम घर चले गए हो, अब सब लोग विश कर रहा है कि तुम घर चले जाओगे, तो भाई यहाँ पे वुड क्या है, V2 है, तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, लास्ट सेंटेंस सही है। अब देखो, वी यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज इन पास्ट सब्जेक्टिव मूड, मैंने लास्ट पॉइंट में यही लिख दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले दो जहां जहां पे करेक्शन है, ताकि कॉपी में भी आप लोग अपना करेक्शन को सुधार लो। अब इस चीज को समझना भाई, इसी चीज को आप लोग रटते हो, आई विश के बाद सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद V2 लगाओ या फिर वर लगाओ, मैं रटवाने से छुटकारा पाना चाहता हूं। ठीक है, अरे विश तो लगा होगा ना, विश तो V1 हो गया, और यहाँ पे V1 प्लस SAIS क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आई के साथ तो विश ही लगेगा, है ना, तो विश तो लगेगा ना, विश ही तो बताता है कि ये आपका इमेजिनरी सेंटेंस है, ये विश ही तो आपका इमेजिनेशन की बात करता है। समझ में आ रहा है, ये तो लगेगा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, और एज इफ के बाद अगर पास्ट सब्जेक्टिव मूड आ जाए तो वो इम्प्रोबेबल कंडीशन यानी कि अकाल्पनिक सेंटेंसेस की बात करेगा। लेकिन एज इफ के बाद अगर नॉर्मल सेंटेंस आए, नॉर्मल टेंस आ जाए, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या, V2 या फिर हैड प्लस V3, यही तो होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ये प्रेजेंट की बात करता है, ये पास्ट में भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड में पास्ट की बात करता है। और अगर एज इफ के बाद नॉर्मल टेंस आ जाए तो वो प्रोबेबल कंडीशन को बताता है, यानी कि ये संभव हो सकता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, शी टॉक्स एज इफ शी इज मैड, वो ऐसे बोल रही है जैसे कि वह पागल है। तो भैया एक बात बताओ, यहां पे मैंने लिखा इज मैड का मतलब मान लो मेरे को वो दिख रहा है, वो एकदम चिल्ला के एकदम पागलों की तरह वो बात कर रही है, ठीक है, लड़ रही है सबसे, तो भाई क्या पता वो सच में पागल हो। तो ये एक तरीके से ये कैसा है, ये तो प्रोबेबल है ना भाई, ये तो हमारा प्रोबेबल कंडीशन है। और अगर प्रोबेबल कंडीशन है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि वो पागल है कि नहीं है, और अगर ये प्रोबेबल कंडीशन है तो उस हिसाब से ये सेंटेंस सही हुआ। क्यों सही हुआ, क्योंकि इज क्या है, V1 है। और भाई देखो, अगर प्रोबेबिलिटी है तो नॉर्मल टेंस का मतलब क्या, प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट तो यहां भी प्रेजेंट, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। क्योंकि ये हो सकता है कि वो पागल हो, मेरे को नहीं पता उस शी के बारे में कि वो पागल है कि नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, he looks as if he is रिच,
तो भैया वो दिख रहा है जैसे कि वह बहुत अमीर है, तो भाई क्या पता वो अमीर हो, क्या पता वो क्या हो, अमीर हो। और अगर वो प्रोबेबिलिटी है अमीर होने की, क्योंकि उसने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना, बढ़िया बढ़िया पैसा रखा, बढ़िया बढ़िया फोन रखा, तो मैं वो लग रहा है कि वो अमीर है। तो अगर ये अमीर होने की प्रोबेबिलिटी है तो हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल टेंस, नॉर्मल टेंस। तो भाई लुक्स क्या है, सिंगुलर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो अगला सेंटेंस, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगला सेंटेंस देखो, ही लुक्स एज इफ ही वाज रिच। भाई वाज का मैंने प्रयोग क्यों किया, अब समझना इस बात को। भाई देखो, मैंने एक देखा, मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त क्या है, एकदम गरीब है, लेकिन कपड़े एकदम बेमिसाल, फोन भले चाइना वाला है, चाइना वाला आईफोन है, लेकिन अब देखने में तो आईफोन लग रहा है, तो हर एक चीज उसका देखने में अमीरों वाला लग रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि वो है गरीब, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे बन रहा है, ऐसे दिख रहा है जैसे ये सच में बहुत अमीर है तो नहीं ना, ये तो इमेजिनेशन वाली बात हो गई। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, पास्ट सब्जेक्टिव मूड हो गया, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गया, क्योंकि मेरे को पता है, मैं उसको जानता हूं, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गया, मैं उसको जानता हूं कि वो अमीर नहीं है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, लेकिन ऊपर वाले में मैं उसको नहीं जानता हूं। तो भाई मैं उसको जानता हूं कि वो अमीर नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही लुक्स, वो दिख रहा है ऐसे कि ही वॉज नहीं। भाई कभी भी वॉज नहीं यूज करते, हम वर का प्रयोग करते हैं, तो हम बोलेंगे ही वर रिच, ही लुक्स एज इफ ही वर रिच, वो दिख रहा है जैसे कि वो बहुत अमीर है। सर विश तो लगा है ना, अरे विश लगा है, यहां तो विश नहीं लगा है, अच्छा ये लग रहा है पुराना, हाँ पुराना टाइम का पूछ रहे हो, अच्छा। अब देखो अगला सेंटेंस देखो, ही लुक्स एज इफ ही इज अ गर्ल। अब वो दिख रहा है जैसे कि वो एक है लड़की, मान लो कोई एक लड़का है, मेरा दोस्त है, लंबे लंबे बाल कर लिया, पीछे से देखा, अरे कोई लड़की है, मैं देख के खुद सब में रहा, ओहो मेरे कॉलोनी में एक लड़की आई है, नहीं नहीं, तो भाई मेरे को देखने में लगा कि वो नई नई लड़की आई है कोई कॉलोनी में, कहते हैं ना मोहल्ले में कोई आया है, तो भाई वही चीज। लेकिन जब मैंने देखा कि वो तो अपना दोस्त ही निकला, तो भाई मैं क्या बोलूंगा कि वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लड़की है, ठीक है, वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि वह लड़की है, लेकिन वो लड़की तो है नहीं। तो भैया ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हुआ, ये इम्प्रोबेबल की बात हुआ, इम्प्रोबेबिलिटी की बात हुआ, यानी कि वो लड़की तो था ही नहीं ना, क्योंकि मैं उसको जानता था। आई नो हिम। दूसरी चीज यहां पे देखो क्या लिखा है, ही लिखा है, ही लुक्स, वह दिख रहा है जैसे कि वह मतलब ही, अगर वो शी होता ना तो फिर ये सेंटेंस आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो ही लिखा है, यानी कि वो लड़का ही था, लेकिन दिख लड़की के जैसा रहा था, तो भैया ये क्या हुआ, इम्प्रोबेबल हुआ ना आपका। तो यहाँ पे आप बोलेगा ही वर अ गर्ल, ये ही वर अ गर्ल, ही लुक्स एज इफ ही वर अ गर्ल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ही के साथ, तो भाई यही आपका यहाँ पे वर आ जाएगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूं कि वो लड़की नहीं है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ही वर अ गर्ल, वो दिख रहा है ऐसे जैसे कि वो लड़की है, ठीक। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज ही लुकिंग एट मी, वो मेरे को क्यों देख रहा है इस तरीके से, व्हाई इज ही लुकिंग एट मी एज इफ, जैसे कि वह मेरे को देख रहा है इस तरीके से, वह मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि आई नो हिम वेल, आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, मैं उससे कभी भी नहीं मिला हूं। भाई अगर मैं उससे कभी भी नहीं मिला हूं, तो आप बताओ कि यहां पे क्या सेंटेंस सही है या गलत है। मैं उससे कभी भी नहीं मिला हूं, मैं उससे कभी भी नहीं मिला हूं, और वो फिर भी मेरे को देख रहा है जैसे कि वो मेरे को जानता है, ही आई नो हिम वेल, ठीक है। व्हाई इज ही लुकिंग एट मी एज इफ आई नो हिम वेल, वो मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे कि मैं जानता हूं उसको अच्छे से। आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, मैं उससे तो पहले कभी भी नहीं मिला, मैं उससे तो पहले कभी भी नहीं मिला। क्या आपको बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ पहले, क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है। चलो रुक जाओ, देखो इन सेंटेंसेस को रोक देते हैं, अभी यहां पे हम लोग इस सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं, व्हाई इज ही लुकिंग एट मी एज इफ ही नोज मी वेल, आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, ऑन माय हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी ही इज हैप्पी एज दो इट इज हिज बर्थडे, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, ऑन हिज ब्रदर्स बर्थडे, उसके भाई के बर्थडे पे, बर्थडे पार्टी पे, ही इज हैप्पी, वह है बहुत खुश, एज दो, एज इफ की जगह एज दो भी आ जाता है, और एज दो के बाद अगर देखो एज इफ इट इज हिज बर्थडे, जैसे कि वह है उसका बर्थडे। भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका बर्थडे तो नहीं है ना, तो ये उसका बर्थडे नहीं है, तो ये, लेकिन फिर भी वो इतना खुश है, तो भाई उसका बर्थडे नहीं है फिर भी वो इतना खुश है, एक तरीके से क्या हुआ, ये उसका इमेजिनेशन हुआ कि उसका बर्थडे है, और अगर इमेजिनेशन हुआ तो इज नहीं लगेगा, इट वर लगेगा, इट वर हिज बर्थडे। इस बात को समझिएगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा प्लीज। चलो भाई नेक्स्ट देखो,
ही डांस्ड, यहां से सेंटेंस समझना, ही डांस्ड एज इफ, वह डांस किया था जैसे कि ही वॉज या ही वर या ही हैड बीन ड्रंक। अब देखो वो डांस ऐसे किया था, ही डांस्ड यानी कि V2 की बात है, यानी कि ये पास्ट की बात है, वो ऐसे डांस किया था जैसे कि वह पिया हुआ था। तो भाई देखो दो चीजें हो सकती है, या तो मैं उसको जानता हूं या तो मैं उसको नहीं जानता हूं। अगर मैं जानता हूं कि वो पिया था तो ये तो प्रोबेबल की बात हुआ, और प्रोबेबल की बात हुआ तो नॉर्मल टेंस, यानी कि यहां V2 तो यहां पे भी V2, तो हम लोग बोलेंगे ही वर। ठीक है, ही सॉरी ही के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, ही के साथ वॉज यूज करेंगे। ठीक है, ही के साथ वॉज की यूज करेंगे अगर मैं उसको जानता हूं। अगर मैं उसको जानता हूं कि उसको पिया हुआ था और फिर भी डांस कर रहा था तो ही वॉज हम बोलेंगे। लेकिन अगर मैं उसको नहीं जानता, मैं उसके अनजान हूं, वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे सर? तब हम लोग यूज करेंगे अपना पास्ट का सब्जेक्टिव मूड। और कौन सा? डांस है यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हम लोग पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या यूज करते हैं? हैड प्लस V3 यानी कि ही हैड बीन ड्रंक यूज करेंगे। तो भाई वॉज कब लगेगा? जब मैं उसको जानता हूं कि वो पिया हुआ है, और अगर मैं उसको नहीं जानता कि वो नहीं पिया हुआ है, मैं पहली बार उसे देख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा हैड बीन ड्रंक। ही डांस्ड एज इफ ही वाज ड्रंक, यानी कि मैं उसको जानता था कि वो पिया हुआ है। ठीक, और ही डांस्ड एज इफ ही हैड बीन ड्रंक। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देखो, ही टॉक्ड एज इफ ही ओन्ड हैड ओन्ड द वर्ल्ड। अब बताओ दुनिया पे कोई ओन कर सकता है क्या? दुनिया पे कोई अधिकार जता सकता है? वो ऐसे बात करता है जैसे कि दुनिया पे उसका हक है, वो यहाँ का राजा है। ठीक है, अब बताओ क्या दुनिया पे कोई अधिकार जैसा जता सकता है? नहीं। तो ये कैसी बात हो गई? इम्प्रोबेबल बात हो गई, यानी कि काल्पनिक बात हो गई। इम्प्रोबेबल बात यानी कि काल्पनिक बात। तो भाई लेकिन अब यहां पे क्या यूज होगा? देखो ये टॉक्ड लिखा है, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है? पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के इमेजिनेशन यानी कि इम्प्रोबेबल की बात हो रही है। तो इम्प्रोबेबल कंडीशन में क्या यूज करते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ये किस में यूज करते हैं सर? ये पास्ट में यूज करते हैं। और प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट में सर हम V2 का यूज करते हैं। तो भाई ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है तो बोलोगे हैड ओन। ही टॉक्ड एज इफ ही हैड ओन द वर्ल्ड। ही टॉक्ड एज इफ he owned had owned the car। अब देखो भाई कार के ओन की बात हो रही है। जैसे एक आदमी मेरे को दिखा, वो कार के पीछे ऐसे खड़ा हुआ था और एकदम मस्त, एकदम आराम से चिल मार रहा था। तो मैंने देखा, मेरे को लगा कि भाई देखो मैं क्या बोला, और वो बोल रहा था, खूब बातें कर रहा था। तो मैंने देखा कि वो बात कर रहा था और वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी खुद की कार हो। भाई उसकी खुद की कार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो भाई ये प्रोबेबिलिटी तो है ना, तो ये नॉर्मल सेंटेंस में जाएगा। ये प्रोबेबल है कि वह उसकी कार है, और अगर ये प्रोबेबल है कि वह उसकी कार है तो हम नॉर्मल सेंटेंस में यूज करेंगे, यानी कि नॉर्मल टेंस यूज करेंगे। और टेंस नॉर्मल के लिए क्या करेंगे? ओन्ड करेंगे, क्योंकि यहां V2 तो यहां पे भी V2, हैड ओन्ड नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना कि ये उसी की कार हो, तो ही ओन्ड द कार। समझ में आ रहा है? ही हेल्प्स द पुअर as if he has a lot of money but he is not that rich। भाई देखो ये सच्चाई बता दिया, लेकिन वह अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी वह मदद करता है गरीबों की, जैसे कि उसके पास है बहुत सारा पैसा। तो भाई ये कैसा कंडीशन हुआ? इम्प्रोबेबल कंडीशन हुआ ना, इम्प्रोबेबल कंडीशन। और अगर इम्प्रोबेबल कंडीशन हुआ तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड, और पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या? V2 या फिर हेड प्लस V3। तो भाई सेंटेंस क्या है? टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट है, हेल्प्स लिखा है तो प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करेंगे हम? आपका V2 यूज करेंगे, यानी हैज की जगह हैड का प्रयोग करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आई फील सिक, मैं बीमार लग रहा हूं, मैं बीमार लग रहा हूं, आई फील सिक। आई विश आई डिडंट ईट सो मच। अब देखो अभी मैं कह रहा हूं मैं बीमार फील कर रहा हूं, काश कि मैं खाना नहीं खाया होता। जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में मैं खाना नहीं खाया होता, मैं अभी बीमार फील कर रहा हूं, यानी कि पास्ट में मैं खाना नहीं खाया होता। अगर ये पास्ट में खाना नहीं खाया होता तो भाई पास्ट का इफेक्ट है, यानी कि ये पास्ट के इमेजिनेशन की बात हो रही है ना, कि पास्ट में, काश कि मैं पास्ट में खाना नहीं खाया होता। तो पास्ट के इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करोगे? पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हम यूज कर देते हैं हैड प्लस V3। तो यहाँ पे डिडेंट नहीं होगा, आप बोलोगे डिडेंट इट की जगह बोलोगे आप आई हैड नॉट इटन, हैड नॉट इटन यूज करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जल्दी बताओ। डांस्ड में देखो भाई, अगर मेरे को पता है कि वो पिया हुआ है तो हम बोलेंगे ही वॉज ड्रंक। वह डांस किया था जैसे कि वो पिया हुआ था।
तो भाई अगर मेरे को पता है तो मैं वॉज यूज करूंगा, लेकिन अगर मेरे को पता नहीं है कि वो पिया हुआ था कि नहीं पिया हुआ था, तो भाई डांस को मैंने देखा, ये पास्ट की बात है, और अगर पास्ट की बात है तो भाई ये इमेजिनरी की बात हो गई। मान लो वो न पिया हुआ हो, मैं इम्प्रोबेबल कंडीशन की बात बता रहा हूं, तो इम्प्रोबेबल के लिए हम लोग यू यूज करेंगे, और पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड प्लस V3। तो हम लोग को यहाँ पे हैड प्लस V3 यूज करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे हैड प्लस V3 यूज करना पड़ेगा। ये प्रोबेबल कंडीशन, ये इम्प्रोबेबल, यानी कि अगर मैं उसको जानता हूं तो मैं बोलूंगा वॉज, अगर मैं उसको नहीं जानता हूं कि वो पिया था कि नहीं पिया था तो मैं बोलूंगा हैड बीन। ठीक है, लास्ट देखो, आई विश आई कुड गो टू द पार्टी यस्टरडे, काश कि मैं कल पार्टी में गया होता। तो भाई पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है तो कुड नहीं, आप बोलोगे आई हैड। आई विश आई हैड, गो का गो वेंट गॉन, आई हैड गॉन, I had gone to the party yesterday, क्योंकि पास्ट के इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करते हो, had प्लस V3, तो हो जाएगा I had gone to the party yesterday। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चंस है, आप एक बार स्क्रीनशॉट, अच्छा इसको समझा देता हूं, देख लो। She scolds him as if she is his wife, वह उसको ऐसे डांट रही है जैसे वह खुद सच में उसकी बीवी हो। तो भाई अब देखो मैंने इज लगा दिया, यानी कि ये प्रेजेंट का टेंस लगाया, प्रेजेंट का टेंस लगाया, और ये इज लगाने का मतलब कि क्या है, ये प्रोबेबल कंडीशन है, क्या पता उसकी वो वाइफ हो, मैं उसको नहीं जानता तो क्या पता वो उसकी वाइफ हो, तो मैंने लिखा है शी मे बी हिज वाइफ, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। अगला देखो, शी स्कोल्ड्स एज इफ, जैसे कि शी वर हिज वाइफ, मान लो मैं उन दोनों लड़के लड़की को जानता हूं, वो लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि वो सच में मियां बीवी हैं। तो भाई अब यहाँ पे ये क्या हुआ, लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, और हस्बैंड वाइफ नहीं थे फिर भी वो इस तरीके से लड़ रहे थे जैसे वो मियां बीवी हैं, तो हम बोलेंगे क्या, ये इमेजिनेशन वाली बात होगी ना, तो हमने यहाँ पे इसलिए क्या यूज कर लिया, V2 यूज कर लिया। देखो यहाँ पे मेरे को पता है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे को नहीं पता है, शी मे बी हिज वाइफ, यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि वो उसकी वाइफ है कि नहीं है, तो मैंने बोला शी स्कोल्ड्स एज इफ शी इज। भाई देखो ये क्या है, मैंने ये यहाँ पे बोल दिया मे बी प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबल कंडीशन है, क्या पता ये उसके हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन ये इम्प्रोबेबल है। इम्प्रोबेबल क्योंकि सर मेरे को पता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, और हस्बैंड वाइफ नहीं है तो हम लोग बोलेंगे वर, तो और हस्बैंड वाइफ नहीं है फिर भी वो दोनों लड़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वर। शी स्कोल्ड्स मी, वो डांट रही है मुझे, एज इफ शी इज माई वाइफ। तो भाई एक बात बताओ, वो तो मेरे को पता है कि मेरी वाइफ होगी कि नहीं होगी, तो भाई अब मैंने इसलिए क्या यूज कर लिया, इज यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, प्रोबेबल है, ये तो मेरे को पता है कि वो मेरी वाइफ है या नहीं है, प्रोबेबल, मेरे को तो पता ही होगा ना, PROBABLE, मेरे को तो पता ही होगा कि वो मेरी वाइफ है कि नहीं है, तो मैं तो जानता हूं, तो मैंने क्या बोल दिया, इज। तो भाई शी स्कोर्ड्स मी एज इफ शी इज माई वाइफ। अगला देखो, जैसे कि वो है मेरी वाइफ, तो इज लगेगा कि वर लगेगा, जल्दी बताइए, क्या ऐसा बताओ कि ये कल्पना तो नहीं हो सकती कि वो मेरी वाइफ है कि नहीं है, यहाँ पे आपका आपका शी इज माई वाइफ बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस देखो, शी स्कोल्ड्स मी एज एज शी इज माई वाइफ। अब कह रहा है वो डांट रही है मुझे क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पे रीजन दे रहा है, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज CBCAUSE, बिकॉज शी इज माई वाइफ, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब इस बात को फिर से समझ लेना एक बार, आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। शी स्कोल्ड्स हिम एज इफ शी इज हिज वाइफ, क्या पता वो उसकी वाइफ हो इसलिए वो उसको इस तरीके से डांट रही हो, मुझे पता नहीं। शी स्कोल्ड्स हिम एज इफ शी वर हिज वाइफ, वो उसको ऐसे डांट रही है जैसे वो उसकी वाइफ थी, लेकिन वाइफ थी नहीं, ये मेरे को पता है उन दोनों के बारे में, वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। शी स्कोल्ड्स मी एज इफ शी इज माई वाइफ। अब देखो वो उसको ऐसे डांट रही है, अच्छा इस सेंटेंस को मैंने आप लोग को गलत करा दिया, शी स्कोल्ड्स मी, वो मेरे को ऐसे डांट रही है एज इफ, जैसे कि शी इज माई वाइफ। अब बताओ क्या वो मेरी वाइफ होगी, नहीं होगी, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे भी वर आएगा। क्यों वर आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, ये इम्प्रोबेबल हो गया, सॉरी ये प्रोबेबल हो गया ना, हाँ प्रोबेबल। तो भाई मेरे को पता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, ये तो मेरे को पता है ना, फिर भी वो मेरे को इस तरीके से डांट रही है, तो ये इमेजिनेशन हो गया ना, तो इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे वर आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। शी स्कोल्ड्स मी एज इफ शी वर माय वाइफ, वो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे कि वो मेरी वाइफ ही है ना, कहते हैं ना। और ऊपर वाले सेंटेंस में शी स्कोल्ड्स हिम एज इफ शी वर हिज वाइफ, वह उसको ऐसे डांट रही है जैसे कि वो उसकी वाइफ है, हालांकि वाइफ है नहीं क्योंकि मैं उन दोनों को जानता हूं। और ऊपर वाले सेंटेंस में शी स्कोल्ड मी एज इफ शी इज हिज वाइफ, वो उसको ऐसे डांट रही है जैसे वो उसकी बीवी है, क्या पता वो उसकी बीवी है, मैं उन दोनों को नहीं जानता, मैंने ट्रेन में देखा दोनों लोग को, दोनों लोग लड़ रहे थे, तो ये ऐसा सेंटेंस हुआ। तो इन सेंटेंसेस को आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलो भाई अगला सेंटेंस देख लो,
अगला सेंटेंस कैसे बनता है, इट इज हाई टाइम, राइट टाइम या अबाउट के बाद टाइम लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है या फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू सजेस्ट दैट समथिंग शुड बी डन एंड दैट इज ऑलरेडी बीट लेट। कोई एक ऐसा कार्य जो कि हो जाना चाहिए था लेकिन वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, उस सेंटेंस को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2। देखो, इट इज टाइम वी गो होम, इस समय तक हम लोगों को घर पे होना चाहिए था, तो भाई गो होम नहीं, इट वी वेंट होम, इस समय तक हम लोगों को घर पे होना चाहिए था, तो आप लोग बोलोगे वी वेंट होम। यहां पे आप लोग गो नहीं, वी वेंट होम, ठीक है, वेंट होम। इट इज राइट टाइम, यही सही समय था, यू डू या डिड दिस वर्क, यही सही समय था जब तुमको ये कार्य कर लेना चाहिए था, तो हम बोलेंगे डिड दिस वर्क। इट इज अबाउट टाइम सीता एंड राम मेट, भाई यही सही समय था कि सीता और राम को मिल लेना चाहिए था, तो मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट होता है। इट वॉज टाइम वी स्टार्ट पैकिंग, तो भाई यही सही समय था, इट वॉज टाइम, भाई वॉज मतलब क्या, पास्ट की बात, वही सही समय था, वही सही समय था, वही सही समय था, वी स्टार्ट पैकिंग, यहां पे V1 लिखे, तो भाई आपने देखा कि ये प्रेजेंट था तो हमने V2 लिखा। अब जब ये ऑलरेडी V2 आ गया तो यहां पे क्या लिखोगे, वी हैड स्टार्टेड, क्योंकि भाई ये पास्ट के इमेजिनेशन की बात है और पास्ट के इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका करेक्शन। देखो एक चीज और आ जाता है, इट इज हाई टाइम, राइट टाइम या अबाउट टाइम के बाद कभी कभी 2 + V1 आता है, तो याद रखना ये भी सही है, तो इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, तो भाई ये स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये स्ट्रक्चर बताता है ऑन टाइम का, यानी कि अभी ये सही समय है करने के लिए, अभी ये सही समय है करने के लिए, तो इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, यानी यही सही समय है करने के लिए ये काम, यही सही समय है करने के लिए यह काम। इट इज टाइम टू गो होम, यही सही समय है हम लोग को घर जाना चाहिए, यही सही समय है हम लोग को घर जाना चाहिए, तो ये ऑन टाइम की बात हो रही है और ये पास्ट के टाइम की बात हो रही है कि हम लोग को ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। चलो भाई इन दोनों चीजों को समझ लीजिए, ठीक है, यही सही समय है, यही सही समय था, तो ये चीज होता है ऐसे तरीके से, ठीक है। चलो अब आ जाओ एक बार कंडीशनल को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से एक बार कंडीशनल को देख लेते हैं, 10-15 मिनट का टाइम है। देखो भाई कंडीशनल 4 प्रकार के होते हैं, पहला है जीरो कंडीशनल जो कि फैक्ट्स की बात करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। फर्स्ट कंडीशनल जो कि प्रोबेबल की बात करता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस यूज हो जाता है इसके साथ, प्रोबेबल यानी कि जो संभव है। सेकंड कंडीशनल ये इम्प्रोबेबल की बात करता है और ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात कर लेता है। और थर्ड जो कंडीशनल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, ये आपका प्रोबेबल की बात, इम्प्रोबेबल की बात करता है, और वो कब की बात, पास्ट की बात, यानी कि यहाँ पे आपको हैड प्लस V3 यूज करना है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। और इम्प्रोबेबल प्रेजेंट में क्या यूज होता था, V2 यूज होता था, यही आप लोग रटते हो, है ना, प्रेजेंट मतलब प्रोबेबल, प्रेजेंट में क्या यूज करते हो, V1 यूज करते हो, है ना, यही चीजें हैं। अब देखो जीरो कंडीशनल, यानी कि सबसे पहले आपका जीरो कंडीशनल आता है जहां पे आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो इसका स्ट्रक्चर आप सबको हर एक किताब में मिल जाएगा। इफ के बाद सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट V1, दोनों तरीके से सेम टेंस होता है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा इफ इट रेन्स द स्ट्रीट्स गेट वेल, अगर बारिश होती है तो जो स्ट्रीट है, जो रास्ता है वो गेट वेल, वो भीग, पूरा का पूरा भीग जाएगा, है ना। ये गेट क्या है, V1 है, स्ट्रीट्स क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो V1 ही लगता है और सिंगुलर के साथ V1 प्लस SEIS। इट क्या था, सिंगुलर था तो इसके साथ SEIS। इफ वी ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे 2 पैरेलल लाइंस को, तो भाई टू ड्रॉ है 2 पैरेलल लाइंस को, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो भाई इंटरसेक्ट क्या हुआ, V1 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, तो ये एक तरीके से क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ। ऑयल विल फ्लोट इफ यू पोर, ऑयल विल फ्लोट, भाई ऑयल जो है फ्लोट करेगा इफ यू पोर इट ऑन वाटर, अगर आप उसको पानी पे डालोगे तो भाई फ्लोट करेगा, ये एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो विल नहीं लगेगा, आप बोलोगे ऑयल फ्लोट्स, ऑयल फ्लोट्स इफ यू पोर इट ऑन वाटर। इफ आई सी हर फोटो, अगर मैं देखूंगा उसकी फोटो, आई मिस हर मोर एंड मोर, मान लो क्या पता ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो, अगर मैं उसकी फोटो देखूंगा तो मैं उसको मिस करूंगा हद से ज्यादा ही उसको मिस करूंगा, तो एक तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके से फैक्ट पे हो जाएगा, अगर ये सच्चाई है हमेशा के लिए तो ये भी आप मान सकते हो। इफ वाटर इज फ्रोजन इट विल एक्सपैंड, इट विल एक्सपैंड नहीं, इट एक्सपैंड्स, अगर पानी फ्रोजन है तो वो एक्सपैंड्स होता है, ठीक है। माई अंकल गिव्स मी स्वीट्स, माई अंकल गिव्स मी स्वीट्स व्हेन ही कम्स टू मी, जब भी मेरे अंकल आते हैं तो हमेशा मेरे को क्या देते हैं, स्वीट्स देते हैं, तो ये चीज समझ में, अरे कंडीशनल है ये तो बहुत इजी होता है,
तो ये देखो एक तरीके से याद रखना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, फैक्ट होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा या फिर फैक्ट होगा, कोई ना कोई फैक्ट होगा या फिर मैथमेटिकल फैक्ट होगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं आपके। नेक्स्ट देखो फर्स्ट कंडीशनल क्या है। अब फर्स्ट कंडीशनल को आपको समझना होगा। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, फिर उसके बाद आपका डॉट 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 यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा। यहाँ कॉमा लगना कंपलसरी है भाई, यहाँ कॉमा लगना जरूरी है क्योंकि आपका कंजंक्शन जो है वो इफ है यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आपके पास सेंटेंसेस है इफ ही, अच्छा ये उसका आपका ये पार्ट उठा के यहां पे मैंने रख दिया और ये पार्ट उठा के यहां पे भी रख दिया, तो बीच में मैंने कंजंक्शन इफ को लगा दिया, तो इसलिए यहां पे मैंने कॉमा नहीं लिखा। इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जाम, तो अब की बात ये कंडीशन है, अगर वह मेहनत करेगा, तो अगर वह मेहनत करेगा तो वो एग्जाम पास हो जाएगा। तो भाई विल की तो जरूरत ही नहीं है ना, याद रखना कभी भी कंडीशन के साथ आपका विल नहीं आता। और एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर इफ आ रहा है तो इफ के बाद हमेशा कंडीशन आएगा और कंडीशन के बाद हमेशा रिजल्ट आएगा, ये चीज याद रखना। कभी भी इफ के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा और उसके बाद आपका कंडीशन नहीं आएगा, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ये गलत है, ये सही है। ठीक, अब देखो इफ ही वर्क हार्ड, अगर वह मेहनत करेगा बहुत ज्यादा, ही विल पास द एग्जाम, तो वो पास हो जाएगा एग्जाम में। ठीक, तो सेंटेंस अब जाके सही हुआ। आई विल गिव हिम द बुक्स इफ ही कम्स हियर, तो भाई मैंने देखा इफ ही कम्स हियर, अगर वह यहां आता है तो, अगर वह यहां आए तो मैं आई विल गिव हिम द बुक्स, तो मैं उसको बुक्स दे दूंगा। भाई दे दूंगा, अभी दिया तो नहीं ना, इसीलिए फ्यूचर टेंस, और इफ ही कम्स हियर यानी कि प्रेजेंट टेंस, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और देखो कंडीशन क्या है, अगर वो यहां आता है तो, अगर वह मेहनत करता है तो ये कंडीशन है, और कंडीशन हमेशा इफ के साथ रखेगा। माय अंकल विल गिव मी स्वीट्स व्हेन ही कम्स टू मी, तो भाई अगर यहां पे देखा जाए तो व्हेन ही कम्स टू मी, व्हेन ही कम्स टू मी, क्या ये सेंटेंस सही होगा, जल्दी बताओ। व्हेन ही कम्स टू मी, जब मेरे अंकल यहां आएंगे, आएंगे आते हैं, तो माय अंकल विल गिव मी स्वीट्स। तो भाई एक तरीके से देखो यहां पे पिछला सेंटेंस देखो और इस सेंटेंस को देखो, यहां पे लिखा था माय अंकल गिव्स मी स्वीट्स, यानी कि ये उसका क्या हो है, ये अंकल का हैबिट बता रहा है, ये अंकल हमेशा करते हैं, ये अंकल हमेशा करते हैं कि जब भी वो आते हैं तो हमेशा स्वीट्स लेकर आते हैं। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं है, ये हैबिट को नहीं बता रहा है, ये वन टाइम इवेंट को बता रहा है। ये सेंटेंस में आपका वन टाइम इवेंट है, वन टाइम इवेंट है, क्योंकि अंकल एक बार आएंगे, जब भी आएंगे एक बार तो वह आपका स्वीट्स लेके आएंगे। व्हेन ही कम्स टू मी माय अंकल विल गिव मी स्वीट्स, जब वो आएंगे यहाँ पे तो वो स्वीट्स देंगे, ये वन टाइम इवेंट है। और पिछला वाला सेंटेंस कैसा था, वो आपका हमेशा का इवेंट है। इफ राखी विल रिवाइज केयरफुली, अगर राखी रिवाइज करती है, भाई इफ के बाद कभी भी विल नहीं आएगा, याद रखना। इफ राखी रिवाइजेस केयरफुली शी विल स्कोर गुड मार्क्स, तो ऑलरेडी ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ना। चलो भाई, हाँ चलो ठीक है, तो इस चीज को देख लो भाई, एक लास्ट ये लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन देख लो, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे वी कैन नॉट यूज विल या फिर शैल इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। भाई कभी भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दिख जाए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मैंने अभी नाउन क्लॉज बताया, एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि जवाब देता है व्हेन का, या हाँ व्हेन का देता है। अगर कभी भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दिख जाए, और हिंट भी मैंने दे दिया, अगर एज सून एज दिख जाए या व्हेन दिख जाए या अनटिल दिख जाए या टिल दिख जाए या अनलेस दिख जाए, तो कभी भी ऐसा दिख जाए, और कंडीशनल कंडीशन, अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दिख जाए और कंडीशन दिख जाए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दिख जाए और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन दिख जाए, तो विल और शैल नहीं लगेगा। लेकिन तो विल और शैल आपका नहीं लगेगा, तो लिखा है ना विल और शैल नहीं लगेगा, कैन नॉट बी यूज्ड। बट लेकिन विल और शैल कैन बी यूज्ड इन नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज में विल और शैल बिल्कुल लगेगा। इस एग्जांपल्स को देखेगा, अनलेस यू विल से सॉरी वी शी विल नॉट फॉरगिव यू। भाई अनलेस क्या, ये कंडीशन बता रहा है ना, जब तक तुम उसको सॉरी नहीं बोलोगे तब तक वो तुमको माफ नहीं करेगी, तो ये कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन में आपका विल नहीं आएगा, तो आप बोलोगे अनलेस यू से सॉरी, जब तक तुम सॉरी बोलोगे नहीं बोलोगे तो शी विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुमको माफ नहीं करेगी। अगला सेंटेंस देखो, आई शैल कॉल राम एज सून एज आई विल रीच होम।
जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं राम को कॉल करूंगा। मैं राम को कब कॉल करूंगा? जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। ठीक है, मैं राम को कॉल कब करूंगा? जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। तो ये कहीं ना कहीं व्हेन का जवाब दे रहा है। मैं राम को कब कॉल करूंगा? जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। और जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तो भाई मैं राम को कॉल करूंगा। तो भाई आपको यहां पे विल नहीं यूज करना है। आई शैल कॉल राम एज सून एज, देखो एज सून एज आया ना, एज सून एज आई रीच होम, एज सून एज आई रीच होम। व्हेन का जवाब कौन देता है? एडवर्ब देता है। एडवर्ब एक शब्द होता है, अगर उस शब्द में वर्ब भी आ जाए तो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, चलो लास्ट देखो, आई विल गिव हिम सम स्वीट्स व्हेन आई विल कम बैक होम। ठीक है, आई विल गिव हिम स्वीट्स, मैं उसको स्वीट्स दूंगा। कब दूंगा? जब। कब दूंगा? व्हेन आई विल गिव हिम स्वीट्स। तो आई विल गिव हिम स्वीट्स व्हेन आई विल कम बैक होम। तो भाई व्हेन के बाद देखो कभी भी विल ही आएगा, तो यहां से भी विल हट गया। आई विल कम, भाई मुझको नहीं पता कि पुष्पा आएगी, आएगा कि नहीं आएगा। अब पुष्पा आएगा या आएगी, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पुष्पा आएगा या आएगी, क्या हो जाएगा? अब आप लोग थक चुके हो, है ना? चलो तो ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास यहीं पे खत्म कर लेते हैं। आएगी, आएगी आएगा दोनों हो सकता है, अब तो दोनों हो सकता है। तो चलिए फिर आज क्लास यहीं पे हम लोग खत्म कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना बाकी का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बचा है, 2-3 चीजें बची, बस 2-3 पेजेस बचे हैं, वो हम लोग किसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर हम लोग तब तक अगले क्लास में मिलते हैं। अब आप लोग का 5 मिनट में क्लास शुरू होने वाला है अभी आप लोग की ज्योग्राफी की। तो इसी तरीके से यहीं पे बने रहना, ठीक है? चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।